अस्सलाम जी, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही एट 10। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट महाजबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हर सुबह जब मैं आती हूं तो आपको बताती हूं कुछ पॉजिटिव बात, कोई नई बात। तो आज जो है वो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि प्लीज पॉजिटिव रहें, बी पॉजिटिव, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे हमारी सराउंडिंग्स में होने वाली कोई भी चीज हमें पॉजिटिव नहीं लगेगी। तो बेहतर यही है कि अगर हम अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखें, अपनी सोच पॉजिटिव रखें, ताकि हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हो रही हैं हम उनमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव तलाश कर सकें। रोज सुबह आंख खोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और सोचती हूँ, वैसे अपने आप से ये कहती हूँ कि कोई बात नहीं, आज छुट्टी कर लेते हैं, लेकिन नहीं। दफ्तर की चाय हमारे पास जब हमें मिलती है तो हमारी मोटिवेशन में इजाफा हो जाता है, हमारी एनर्जी में इजाफा हो जाता है और फिर जो है वो आंख खुलती है, आहिस्ता आहिस्ता बातों का आगाज होता है। हमेशा की तरह ही आज भी हमारे साथ सेगमेंट में मौजूद हैं कुछ बहुत ही खूबसूरत सी डिफरेंट सी पर्सनालिटीज, जिनसे बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ सीखना है और आप तक पहुंचाना है। हमारे साथ पहली गेस्ट जो मौजूद हैं, मेरा इनसे पहला इंटरेक्शन है और मैं इनसे मिलने के लिए, इनसे बात करने के लिए और बहुत सारी चीजें जानने के लिए खासी एक्साइटेड हूँ। तारुफ करवाती चलूँ, लुबना नदीम साहिबा हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी तैयारी से भी आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हो रहा है अंदाजा आपको? बिल्कुल हो रहा है, बहुत अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छी लग रही है। और दूसरी गेस्ट हमारे साथ जोया खान, वंस अगेन अनदर टैलेंट, यंग टैलेंट और मेकअप आर्टिस्ट हैं। पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है और साथ साथ अपना सैलून भी चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव, वेरी गुड, बी पॉजिटिव। यस। चलें, आपकी जो सुबह है वो अच्छी हो गई? हाँ, आपको देख के अच्छी हो गई। क्या बात है, और मेरी आप दोनों को देख के जब आप पॉजिटिविटी देखते हैं ना तो आप खुद भी पॉजिटिव हो जाते हैं। क्या बात है। वैसे इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टाइम्स हम पॉजिटिविटी नहीं देख पाते, हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती है, बहुत ज्यादा हम डिसअपॉइंट हुए हुए होते हैं। लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर हमने बेहतरी की जाने बढ़ना है तो पॉजिटिव रहना है। बहुत पॉजिटिव हो गया सब कुछ, ठीक है, इसको मजीद पॉजिटिव करेंगे। हम बात का आगाज करेंगे, प्रॉपर जो है वो बाकायदा आगाज करेंगे शो का, लेकिन उससे पहले हम जरा चलते हैं अपने खूबसूरत से सेगमेंट की जानिब, आज नेकी की बात, और देखते हैं कि हमारे रिलीजियस स्कॉलर आज हमें कौन सी नेकी की बात बताने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात, आमाल में दाईं तरफ से अमल का शुरू करना। इसमें एक बुनियादी उसूल अपने जहन में रख लीजिए। ऐसे मामलात जिनका ताल्लुक तकरीम के साथ है, उसमें उसूल ये करार पाया कि वो दाईं तरफ से या दाएं सीमा से शुरू किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका इसी हवाले से मरवी हैं, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तकरीम के मामलात को और शरफ के मामलात को दाईं तरफ से, दाईं सीमा से शुरू किया। जैसे खाना खाना दाएं हाथ से, लिबास पहनना दाईं तरफ से, जूते का पहनना दाईं तरफ से, कोई चीज़ तकसीम करना दाईं तरफ से। इबादात में वज़ू शुरू करना है तो पहले दाईं सिमत के आज़ा या दाईं तरफ, जैसे पहले हम दाईं तरफ के बाजू को धोते हैं, फिर बाईं तरफ के बाजू को धोते हैं, पहले दाईं तरफ के पाँव को धोते हैं, फिर बाईं तरफ के पाँव को धोते हैं। इसी ही तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास के मामले में भी दाईं तरफ इख्तियार फरमाया करते थे। और वो मामलात जिनमें तकरीम और शरफ ऐसा नहीं है, जैसे मस्जिद से बाहर निकलना, तो उसके लिए बायां कदम पहले इस्तेमाल करेंगे। मस्जिद में दाखिल होते वक्त दायां कदम पहले होगा और मस्जिद से निकलते वक्त बायां कदम पहले होगा। इसी तरीके से हमने जब बैतुल खला में जाना है तो उसमें भी हम दायां कदम पहले रखेंगे। इसी तरीके से दीगर मामलात में भी आप देख लीजिए। अलबत्ता घड़ी और अंगूठी पहनने का मामला है तो उसमें जो फुकाहा की तसरीहात हैं उसमें हमें यह बात मिलती है कि हम घड़ी या अंगूठी पहने तो वह हम अपने बाएं हाथ में पहने, और अगर हमने इसी तरीके से किसी शय को पकड़ के लेके चलना है जो पहले मुरव्वज नहीं है तो उसे भी हमने बाएं हाथ से ही पकड़ना है। और बैतुल खला में जाने के हवाले से आदाब ये हैं कि पहले बायां कदम अंदर रखेंगे और जब निकलना है तो दायां कदम हम बाहर निकालेंगे।
बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे साथ पहली गेस्ट हमारी मौजूद हैं लुबना नदीम खान साहिबा, जो कि एडवोकेट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, औरत मार्च ऑर्गेनाइजर हैं। नो डाउट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारी सोसाइटी का, जिनसे बात करना और मुख्तलिफ इश्यूज पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपीरियंस की वजह से भी और बहुत सारी और चीजें भी बीच में शामिल हो जाती हैं। पहले तो आप मुझे ये बताएं ना, आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं? मैं बिल्कुल आराम से बैठी हूँ, मेंटली प्रिपेयर्ड? बिल्कुल। फिर ठीक है। हाँ। ओके, पहले तो आप मुझे जरा ये बताएं ना, इट सीम्स वेरी इम्पोर्टेंट जो भी हमारी सोसाइटी में आजकल चल रहा है, आइदर इट्स फैमिली सिस्टम एंड द इश्यूज रिलेटेड टू फैमिली सिस्टम। हम डाइवोर्स की बात करते हैं उस पर, और उस डाइवोर्स का पूरा फैमिली सिस्टम पर इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इन चीजों के बारे में बात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, जरूर करें, खुल के बात होनी चाहिए। हाँ, खुल के बात होनी चाहिए। और जो ये समझते हैं कि नहीं, ये नो डाउट घर की बात घर तक रहनी चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप सफर करते रहें। हाँ बिल्कुल, आप विक्टिम बनते रहें। तो उन खवातीन के लिए सबसे पहले क्या मैसेज होगा जो ऑप्रेस्ड हैं, ऑपरेशन का शिकार हैं और उसी में सरवाइव कर रही हैं, स्टैंड नहीं ले पा रहे? सबसे पहले तो एक छोटा सा पैगाम उनके लिए। सबसे पहले उनका कि अपने एक तो वो अपने ऊपर भरोसा करें, इत्मीनान करें और खड़े हों, और अगर उनको खुद से कोई रास्ता नहीं मिलता तो किसी से पूछ लें। ये बेहतर होता है कि जाहिर है बहुत सारे लोगों को सब चीजों को तो नहीं पता, तो वो जाके किसी से पूछें, किसी की हेल्प लें। पहले अपने पेरेंट्स से लें, लेकिन जाहिर है अगर वो नहीं मदद करते तो किसी न किसी हेल्प जरूर लें, और उस मुश्किल से जरूर अपने आप को निकालें। उस मुश्किल से जरूर अपने आप को निकालें। तो पहले रियलाइजेशन बहुत जरूरी है कि मैंने इस माहौल में सरवाइव नहीं करना, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है। जब आप सोचेंगे कि मैंने अपने लिए स्टैंड लेना है, तो फिर कोई ना कोई रास्ता आप निकाल ही लेंगे। कब से ये काम चल रहा है, ये लॉ और इस सबसे रेलिवेंट? मुझे तो अगर मैं अपनी कहूँगी तो मुझे तो बचपन से शौक है, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे लॉयर थे, तो मैं हमेशा ब्लैक कोट को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, हमेशा से करती है। यानी ये फैमिली में रहा है? बिल्कुल है। वेरी गुड। तो आगे भी इसको ट्रांसफर करना? हाँ, मेरी बेटी को शौक है और मैं करना चाहती हूँ, वो भी पढ़ना चाहती है। वो भी पढ़ना चाहती है और आप भी चाहती हैं कि वो इस फील्ड को ज्वाइन करें और इस बारे में स्टडी करें। ठीक है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और सोशली भी आप खासी एक्टिव हैं। तो अभी तक सोशली सारे कामों में कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है, ये सफर कैसा रहा है? मुझे क्योंकि सपोर्ट रही है ना पीछे से, मेरे भाइयों की, मेरे सबकी, तो मुझे इतना मैं समझती हूँ मुझे इशू नहीं रहा, चैलेंजिंग नहीं था, मुझे नहीं रहा। मुझे तो एक चीज जैसे कहते हैं ना, बनी में होते तो हैं, जाहिर है शुरू में आप जाएंगे, आपके लिए मसले होते हैं। कहते हैं कि कचहरी में बहुत प्रॉब्लम होती है, लोग जो बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं ना, तो आपके जो मेल आपके साथी हैं वो आपकी बहुत सपोर्ट करते हैं, आपकी बहुत मदद करते हैं। आपके लिए वहाँ मैं कह रही हूँ सबसे ज्यादा सेफ अगर एनवायरनमेंट है तो लड़कियों के लिए कोर्ट है। ओह वेरी नाइस। ये तो खासा बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है फिर। हाँ। जो लोग ये समझते हैं कि हम अपनी बच्चियों को जो हमने लॉ नहीं पढ़ाना, लॉयर नहीं बनाना क्योंकि माहौल खराब है। तो अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पाए जाते हैं और इदारे को फिर लोग ही बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं। मैं तो ये समझ सबको, बल्कि मैं कहती हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटी को बनाना चाहती हूँ, सबको कहती हूँ इससे ज्यादा अच्छी जगह नहीं है आपके लिए, आप बहुत सेफ होती हैं वहाँ पे। यानी ये तो आपने खासी क्लैरिटी हमें दे दी है कि अच्छी चीजें हैं और ज्वाइन किया जा सकता है। ये जो मिसकंसेप्शन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपने अपने लिए स्टैंड लेना है तो आपको कहीं ना कहीं तो इस फील्ड से अपने आप को रिलेट करना ही होगा। हम बात करेंगे फैमिली सिस्टम पर, और जो डाइवोर्स के केसेस में इजाफा होता हमें नजर आ रहा है, इनकी वजूहात क्या हैं और किस तरीके से इस को कम किया जा सकता है। नो डाउट अ वेरी सेंसिटिव इशू, लेकिन हमें इस पर बात करनी चाहिए। नहीं, इतना कुछ सेंसिटिव क्या है इसमें, जाहिर है अब अकॉर्डिंग टू दी सोसाइटी। नहीं देखिए ना, अगर वो इतनी मुश्किल, अब आपको पता है उसका जो उसका हस्बैंड है उस पर तशद्दुद कर रहा है, या उसको खाने रोटी नहीं दे रहा है, या उसको खाने को नहीं दे रहा है, या उसके लिए, या उसके भाई वो आजकल बेटियां हो गई हैं जी, तलाक दे दी जी, बेटा नहीं हुआ, बिल्कुल इसलिए तलाक दे दिया उसको फॉर नो रीजन। ये कोई बहुत सारे रीजन है इसके। मतलब ये जो रीजन जिस चीज को फैमिली बनाया उसमें जाता आपको ससुराल वालों को बिहेवियर होता है, आपके बहुत सारे मसले होते हैं इसके अंदर। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही वजह है कि तलाक उसने बंदे ने दे दी है। अब तो जाहिर है उनको मसले हैं तो वो लेती हैं। अब तो खवातीन बहुत आराम से लेती हैं, उनके लिए कानून ने बहुत आसान रास्ते बना दिया है, बहुत आसान रास्ता कर दिया। आपको पता है अगर आपको तलाक लेनी, खुला लेनी 2-2.5 महीने में आराम से हो जाती है। तो यानी अब कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, ओके जी, हम इस पर तफसील से जरा बात करते हैं। और फैमिली सिस्टम के हवाले से और डाइवोर्स के बढ़ते केसेस के हवाले से हम लुबना नदीम खान साहिबा से बात करेंगे। जरा जोया खान की जानिब, और जोया से जानते हैं कि जिंदगी में क्या चल रहा है आजकल।
जिंदगी में आजकल सैलून चल रहा है Very और good. बहुत रश चल रहा है। बहुत rush चल रहा है? शादियों का शादी सीजन है हम्म। एंड ऑब्वियसली रश है उसकी वजह से। तो हाउ डू यू मैनेज टाइम मैनेजमेंट के बारे में टू बताएं। मैनेज एवरीथिंग ऑफ कोर्स बट इट हैज टू बी डन। Hmm. वंस यू डिसाइड टू डू समथिंग देन यू हैव टू डू इट। देन यू हैव टू डू इट। Yes. तो कब से आपने ये गोल सेट किया कि जोया तुमने करना है तो यही करना है? My mother motivates me a lot that you have to stand on your own feet, Hmm. you have to be independent, किसी पे Nice. depend नहीं करना आपने। Very nice. And I lost my father at a very early age, so that's why I had to be strong. And इस फील्ड में आने के बाद it's not just my job or work, it's like my passion. पैशन। Working like I have made my passion my profession. वेरी गुड। So that is quite beautiful. Like I love doing my work. तो जो लोग ये कहते हैं कि ये मेकअप क्या मसनूई सी चीज, आर्टिफिशियल, ये जो मिसकंसेप्शन है ना, मुझे इससे खासा प्रॉब्लम है। जो स्टेटमेंट्स लोग देते हैं कि क्या मेकअप करके आ गई हो, वैसे नेचुरल ज्यादा अच्छी लगती हो, तो व्हाट इज मेकअप, व्हाट इज मेकअप, आप क्या कैसे डिफाइन करेंगे इसको? बेसिकली एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं हमेशा कोई भी फीमेल आती है तो मैं उसके जो फीचर्स है ना, उसके जो नेचुरल आईज हैं, नोज है, चीक्स हैं, लिप्स हैं, मैं उसको इन्हांस करती हूँ। मैं उसको कोई आर्टिफिशियल नहीं लुक देती। लाइक आई बिलीव कि जो आपको अल्लाह ताला ने नेचुरल ब्यूटी दी है आप उसी को इन्हांस करें। तो मेकअप आप इज उसे ऑल enhance अबाउट कर सकते एनहांसिंग द हैं। फीचर्स। या इन्हांसिंग द फीचर्स, दैट इज द मेन थिंग द मेकअप आर्टिस्ट हैज टू डू इन योर फेस। यस, ये बड़ी अच्छी बात है। तो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बात हो रही थी, आप पढ़ क्या रही हैं? MBA MBA की स्टूडेंट हैं आप? कौन सा सेमेस्टर, क्या चल रहा है? सेमेस्टर, लास्ट थर्ड सेमेस्टर। ओके, MBA कर रही हैं, थर्ड सेमेस्टर है, लास्ट सेमेस्टर है, एक सेमेस्टर रह गया हाँ है, जी। गोल आप सेट कर चुकी हैं, उस पर काम भी चल रहा है, इसको आगे और कितना परसू करना है, कहाँ तक लेकर जाना है? क्योंकि ये मेरा पैशन है, इसको मैंने आगे तक ऑब्वियसली लेकर जाना है। वंस यू स्टे इन योर पैशन, यू मेक इट योर रिकॉग्निशन, आपकी पहचान बन जाता है वो। पीपल नो यू बाय योर प्रोफेशन इन दिस फील्ड, सो दैट आप मेहनत करते जाएं एंड इट टेक्स यू टू यू नो स्काई इज द लिमिट। ओह यस, ये अच्छा पॉइंट आपने ऐड कर दिया। वंस यू गेट इनटू इट तो आपके लिए चीजें हर काम में बहुत मेहनत आसान बहुत हो जरूरी जाती है, हैं। चाहे वो लॉ है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन है, चाहे वो आपका मीडिया का प्रोफेशन है। इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। इट डज। डेडिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट Obviously. पॉइंट। आप तो काफी ज़हीन है, बातों बातों में बड़ी बड़ी बातें आप बताती चली जा रही हैं। अच्छा, मेकअप के हवाले से तो मैं खुद बड़ी इंटरेस्टेड हूँ, तो लेकिन अब अपने ही चेहरे पे मेकअप कर सकती हूँ मैं, किसी और के चेहरे पर नहीं कर सकती। तो आपके टाइम पे जब व्हेन यू स्टार्टेड दिस, तो कैसा रहा? आपको अपने लिए आसान था, दूसरों पर भी करना आसान था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि अब बहुत बड़ी बात है कि आप अपने चेहरे को समझें पहले। कोई भी फीमेल जब अपने ऊपर मेकअप कर रही होती है, अक्सर मैं नोटिस करती हूँ यूनिवर्सिटी में भी काफी लड़कियां बहुत सारी मिस्टेक्स करती हैं अपने फेस पे, तो फिर वो आप दूसरे पे तो कर ही नहीं सकते जब आपको अपने फेस पे नहीं समझ आ रहा होता। यानी आपने पहले ये समझना है कि मेरे फीचर्स क्या है, मुझ पर क्या सूट पहले आप करेगा। अपना फेस समझेंगे तो आपको दूसरे की फेस की भी समझ आएगी, क्योंकि हर किसी के फीचर्स डिफरेंट हैं। Yes. एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट वेरी डिफरेंटली। अच्छा जोया, ऑन अ वेरी लाइटर नोट, मुझे कॉन्टूर की जरूरत है? नहीं है? नॉट वेरी मच, बिकॉज यू हैव अ स्लिम फेस, स्लिम नोज, तो फेस जो चबी फेस होता है, लाइक थोड़ा ब्रॉड फेस होता है, लंबा फेस होता है, उसको कॉन्टोर की जरूरत उसे कॉन्टूर की होती है। जरूरत कहाँ हाँ। जरूरत होती है? बेसिकली मैं आपको बताऊं, अगर आप एक लाइट के अंडर खड़ी हो जाएं, लाइट के नीचे खड़ी हो जाएं, तो जो एरिया आपका डार्क नजर आ रहा होगा और जिसपे आपको लाइट गिरती हुई नजर आ रही है, दैट इज द हाईलाइटर पार्ट। एंड जहां आपको लाइट नहीं गिरती हुई नजर आ रही, दैट इज द कॉन्टोर पार्ट। तो आपको वो चीजें अपने फेस में हमेशा कॉन्टोर करनी चाहिए। ओके, आप अगर किसी लाइट के सीधे ठीक हो गया। सीध में खड़ी हो जाए, ठीक हो गया, तो आपको पता चल जाएगा आपके फेस को कॉन्टोर की जरूरत है या नहीं, और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ किस चीज की जरूरत है। ठीक है, जोया से जरा तफसील से हम बात करेंगे, और बहुत सारे सवाल हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं जो मैंने आपसे पूछने हैं मेकअप से रिलेटेड। और लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको बताते चलूं कि लुबना नदीम खान साहिबा हमारे साथ मौजूद है, एडवोकेट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और औरत मार्च ऑर्गेनाइजर भी हैं। हम इनसे बात करेंगे इनके एक्सपीरियंस के बारे में, औरत मार्च से रिलेटेड 8 मार्च, और कैसा रहा। 8 मार्च काफी अच्छा रहता है अवेयरनेस खवातीन में देने के लिए ना, कि उनको बताना, उनके अंदर ये बताना होता है, उनको ये बताना होता है कि आपके अंदर कितनी पावर है, आप क्या क्या कर सकती हैं, और आप किस किस चीज से बच सकती हैं। ये सारी चीजें उनको बतानी होती है हमें,
कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग सारे कुछ उसमें पोस्टर बनाते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। काफी खवातीन आ जाती हैं। फीमेल पार्टिसिपेशन के साथ साथ मेल मेल भी आते पार्टिसिपेशन हैं। कितनी होती है? काफी हो जाती है, Good. लेकिन ये कि ये मुल्तान है, यहाँ पे अभी पिछले 2 साल से हम लोग 2 कर रहे साल हैं। हाँ, जैसे जैसे जाहिर टाइम बढ़ेगा, लोगों को पता चलेगा, लोग जाहिर आएंगे। मतलब जो हमारी यंग जनरेशन है वो इंटरेस्ट ले रही वो है। ले रही है, बिल्कुल ले रही है। ठीक उसमें गर्ल्स एंड बॉयज का कोई वो नहीं है, ठीक है, सब आते हैं उसमें। सब आते हैं। ओके, तो मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू औरत मार्च, इस पर तो मैं जरूर बात करना चाहती हूँ, बिकॉज आई वांट कि लोगों तक एक क्लैरिटी पहुंच जाए कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट है क्या। तो आप इस बारे में क्या कमेंट ऐड करना चाहेंगी? नहीं, मेरा तो वही कॉन्सेप्ट है ना कि भाई ये आपकी अच्छाई के लिए है, खवातीन को अवेयरनेस देने के लिए है। ये नहीं है कि हम इसमें किसी की कोई इसमें बुराई है इसमें। तो ये बताएं, अगर मेरा बेटा मेरे लिए खाना गर्म कर देगा तो इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या बुराई है? वेरी गुड। अगर वो मेरी बेटी मेरा जो बेटी है वो अपने भाई के लिए कर देगी तो एक ही बात है ना। एक ही बात है। तो इसमें क्या मसला है? इट इज ऑल अबाउट इक्वल राइट। इक्वल राइट्स। लेकिन ये समझा जाता है कि खवातीन पता नहीं क्या डिमांड कर रही हैं, ऐसी कौन सी डिमांड है जो आपकी पूरी नहीं की जा रही? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अब देखें ना, एक मजदूर खातून है, उसको बताने के लिए कि तुम्हारे क्या हकूक है, तुम्हें क्या क्या चाहिए, तुम्हें क्या क्या बेनिफिट मिलने चाहिए, ये चीजें हम बता रहे हैं लोगों को बस। और तो इसमें क्या खास बात है? तो हाँ, मेरा ख्याल है कि जब ये चीजें ऑर्गेनाइज की जाती हैं, नो डाउट बहुत प्रोडक्टिव और इनकी जरूरत भी है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है, आपको तमाम चीजें तो मिल रही हैं। नहीं, अभी तो खवातीन के लिए बहुत काम की जरूरत भी है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ जनूबी पंजाब के खत्ते में तो वैसे भी आपको पता है यहाँ जो है ना वो क्या कहते हैं, मेल डोमिनेट सोसाइटी है ये वाली। दिस इज मेल डोमिनेट सोसाइटी। मुल्तान में खास तौर पे आपको यहाँ बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है औरतों को निकालने के लिए बाहर। बिल्कुल। उनको बताने के लिए, उनके मर्द लोगों को बताने के लिए कि भाई ये ऐसा कोई काम नहीं है, सिर्फ ये आपको अगर ये बाहर आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अगर ये अपनी मर्जी से जॉब कर लेंगी या अपनी मर्जी से तालीम, सबसे बड़ा इश्यू तो ये इनकी तालीम के लिए हमको ज्यादा, बल्कि हम ज्यादा जोर देते हैं कि लड़कियों की पढ़ाई के लिए, लड़कियों को पढ़ाया जाए, इनको एजुकेशन दी जाए, इनकी जॉब के लिए। बिल्कुल। इनकी जॉब के लिए दिया, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों की आपको पता है पे कम है गर्ल्स की। यस। इसी तरह हमारे यहाँ इसमें लॉयर्स की भी, अगर जो गर्ल्स अब नहीं आ रही हैं, फीमेल की जो मैं बात कर रही हूँ, तो वो उनको भी कमी मिलती है, जाहिर है कम पे मिलती है। कम पे तो खैर नहीं होती, हमारे जो केसेस पे होती है तो उस पे उनको कम मिलती है। अगर वही मेल कर रहा होगा तो उसको ज्यादा मिलेगी। यानी डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पर, ये डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं लॉ की और कोर्ट में, तो ये डिस्क्रिमिनेशन का इशू है और ये पाया जा रहा है और इस पर काम करने की जरूरत। ठीक है। औरत मार्च के हवाले से मैं क्लैरिटी चाह रही थी, जो कि आपने बहुत अच्छे से दे दी। तो यंग लोगों का बीच में पार्ट, आप क्या समझती हैं यंगस्टर्स का कितना रोल है? नहीं, यंगस्टर्स तो बहुत काम करते हैं इसमें, कर रहे हैं और करते भी हैं, क्योंकि उस दिन अगर आप उनके बल्कि ज्यादा काम वही लोग कर रहे हैं। यानी यंगस्टर्स की पार्टिसिपेशन है और रिक्वायर्ड है। बिल्कुल, क्योंकि इसलिए कि वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं, उनके पास अभी कोई इतनी ज़ाहिर पढ़ रहे हैं या कोई थोड़ी जॉब भी कर रहे हैं तो उनके पास ज्यादा टाइम होता है ना, तो इस किस्म के वो ज्यादा अवेयरनेस फैला सकते हैं। वेरी गुड। यंगस्टर्स का नो डाउट बहुत ज्यादा किरदार है। बात हो रही थी फैमिली सिस्टम और फैमिली सिस्टम से रेलिवेंट इश्यूज की। कौन से केसेस आपके सामने ज्यादा आते हैं खवातीन के? खवातीन के एक तो ज्यादातर तो ये इसके तलाक के हैं, इसके अलावा ये बच्चों के जो खर्चे के लिए होते हैं ना, वो हैं उनकी सामान जहेज की खवातीन का, वो बड़ा मसला है। और इसके अलावा ये गार्डियनशिप के लिए ये 3-4 मेजर केसेस हैं जो आपके सामने आते हैं रोज के, ये तकरीबन। ठीक है। कभी कोर्ट कचहरी से हटकर अपनी पर्सनल जिंदगी में आपके घर पे कभी आपके सामने कोई ऐसा केस आया हो, कोई आपके घर पर आई हो और आपने वहीं कोर्ट कचहरी के बाहर कोई इशू रिजॉल्व किया हो या मदद की हो? मेरी कोशिश पूरी होती है कि मैं अगर घर में बैठ के कर दूं, उनको कोर्ट न ले जाऊं, तो मैं करती हूँ ये। वेरी गुड। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने ऐड कर दिया है। अच्छी बात है। मेरी पहली कोशिश होती है, सबसे पहले मैं यही कोशिश करती हूँ कि अगर किसी का ये तलाक का मसला होता है तो मैं यही करती हूँ कि उनके किसी बड़े से बात कर लूँ या उसको भी समझा लूँ, या उसको तो कोशिश होती है कि हम इसको रिजॉल्व कर लूँ। मैं घर में करती हूँ ये, कोशिश होती है कि उनको ना भेजूँ, क्योंकि कुछ केसेस होते हैं कि वो लंबे होते चले जाते हैं, उनको बहुत टाइम लग जाता है, डिले होते रहते हैं, जज नहीं है, छुट्टी है, हड़ताल है, बहुत सारे। तो मैं मेरी पहले कोशिश यही होती है
कि हम समझा लें। बहुत अच्छे, यानी ये प्रायोरिटी रहती है कि बाहर बाहर ही अंदर अंदर ही मसला आप रिजॉल्व कर दें। बहुत अच्छी बात है। ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। जोया खान साहिबा हमारे साथ मौजूद है, मेकअप आर्टिस्ट, द यंग टैलेंट, और इनसे हम देखेंगे, जानेंगे कि मेकअप के बेसिक्स क्या हैं और जो तबाही हम अपने मुंह पे कभी कभी कर देते हैं उसमें कमी कैसे लानी है। तो ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी, एक दफा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। रोही है 10 में। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। जोया खान हमारे साथ मौजूद हैं और लुबना नदीम खान साहिबा, एडवोकेट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, औरत मार्च ऑर्गेनाइजर, हमारे साथ मौजूद। जोया खान से जरा हम बात कर ले मेकअप के बेसिक्स के बारे में। हाँ जी, पूछिए। कहाँ से शुरू होता है मेकअप? आंखों से। आंखों से शुरू होता है? लो, मैं तो पहले फाउंडेशन लगा देती हूँ। Obviously, first we do the eye makeup sometimes, and then we apply the rest of the makeup on the face. अब तो मतलब अगर फाउंडेशन पहले लगा रहे तो कोई मसला नहीं है? असल में मसला नहीं होता, इट्स अबाउट द मैनेजमेंट कि अगर आप आईज पे मेकअप करते हैं तो वो डस्ट जो है वो गिरती रहती है, तो दैट कैन डिस्टर्ब योर फाउंडेशन ओवर हेयर। तो मोस्टली आर्टिस्ट यही करते हैं, वो आई मेकअप पहले कर लेते हैं एंड देन वो फाउंडेशन लगाते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन की जरा हम पहले बात कर लेते हैं ना, जरा फाउंडेशन से शुरू होते हैं, फिर फाउंडेशन की बात कर लेते हैं। कितने कोट्स रिक्वायर्ड होते हैं? Because at times I feel it becomes cracky और केकी सा लगने लग जाता है। That is because you apply too much of the product. जब आप बहुत ज्यादा कोई भी क्वांटिटी में प्रोडक्ट लगा लेंगी ना अपने फेस पे, तो एक नेचुरली वो ऑक्सीजन ले रही होती है स्किन, तो वो या तो अगर ऑयली स्किन है तो वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करेगी, ड्राई स्किन है तो भी प्रॉब्लम होगा। तो आप ज्यादा उसको थिक नहीं कर सकते। लाइक यू हैव टू अप्लाई द प्राइमर। प्राइमर इज द बेस्ट थिंग। अगर आपने अपने फाउंडेशन को और पोर्स को मिनिमाइज करना है, पोर्स को मिनिमाइज करना है, ऑब्वियसली प्राइमर आप जब यूज करती हैं तो आप उसको थोड़ा सा मसाज कर लें अपनी स्किन के अंदर। तो और आप उसे 2 मिनट तक छोड़ दें। Yes, this was my next question. तो वो फिर आपके पोर्स बंद कर देगा काफी हद तक, 80 to 90%, एंड देन very thin layer of foundation which is required on your skin. If you don't have to hide any acne or marks, तो आप बहुत thin layer लगाएं, और जितनी थिन होगी उसमें कोई क्रैक भी नहीं आएगा, कोई उसमें ब्लेमिश वगैरह कुछ नहीं होगा। और फाउंडेशन के मामले में राइट चॉइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी फाउंडेशन है, स्किन टाइप आपके स्किन टाइप के मुताबिक और आपके स्किन टोन के मुताबिक। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी लड़कियां डायरेक्ट फेयर होने के लिए एक ऐसा शेड चूज कर लेती हैं जो उन्हें ग्रेइश टोन दे देता है। जो फाउंडेशन ग्रे हो जाती है ना, ये बड़ा मसला है। वो यही मसला है कि आपकी स्किन अगर 3 लेवल की है और आप 1 लेवल पे जाना चाह रहे हैं, तो बीच में जो 2 लेवल है ना वो आपने अचीव किया ही नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू अचीव द 2nd लेवल एंड देन यू हैव टू गो टू द फेयर 1 लेवल। ओके, तो उसको डायरेक्ट आप कभी भी व्हाइट कलर, अगर आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो आप अचीव नहीं कर सकते। यू हैव टू यूज अ कलर करेक्टर और अ सेकेंड फाउंडेशन और अ बेस टू गेट द फेयर कलर। अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन है, हाँ जी, तो उसके हिसाब से भी तो फाउंडेशन यूज की जा सकता है। हाँ, डेफिनेटली। व्हाई डू यू वांट टू बी फेयर? यस, एग्जैक्टली। फेयर आपकी सोसाइटी में इतना क्यों किया जाता है? आप अपना असल जो कॉम्प्लेक्शन है आप उसे कैरी करें। आप अगर 3rd लेवल पे हैं तो आप 2nd लेवल पे चली जाएं। इतना आपको फेयर होने का वो नहीं होना चाहिए। तो वो बड़ा अजीब कॉन्फिडेंट होना कि चाहिए। आपके हाथ कुछ और, गर्दन कुछ और, मुंह कुछ और। ऑब्वियसली आप पूरी बॉडी में तो फाउंडेशन नहीं लगा सकते। तो ये तो बड़ा एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स है ना। अपना कॉम्प्लेक्शन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। फेयर कॉम्प्लेक्शन इज नॉट द की टू ब्यूटी। कॉम्प्लेक्शन कभी भी मैटर नहीं करता ब्यूटी में, वो आपके फीचर्स में होता है जो हम इनहेंस करते हैं। चाहे आपका कलर डल है, डार्क है, यू आर ब्यूटीफुल। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स वो हमारी सोसाइटी ने बिल्ड किए हैं। हाँ, अगर आप कहीं और चली जाएं वर्ल्ड वाइड तो हर डार्क से डार्क फाउंडेशन भी पड़ा हुआ है। जब आप यहाँ मार्केट्स में और शॉप्स में जाती हैं, डार्क कलर की फाउंडेशन पड़ी नहीं होती, वो फेयर शेड्स होते हैं। तो लड़की जाती है और वो फेयर कलर सिलेक्ट करती है जो उसे फेयर दिखना होता है। तो आपने मतलब ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का भी रोल इसमें है कि आपने उसको बिल्ड ही नहीं किया हुआ उस कॉन्सेप्ट को कि आप डार्कर शेड की तो निकालें फाउंडेशन बेसिस, ताकि लड़कियां वो लें, फीमेल्स वो लें। हाँ, इसमें कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, बहुत सारी और भी चीजें हैं लेकिन मैं फोकस करना चाहूंगी बालों पे। हाँ जी, कैरेटिन और पता नहीं कौन कौन से ट्रीटमेंट्स। व्हाई आर वी रनिंग आफ्टर दिस?
Because it is the requirement for the healthy hair. हेल्दी है। Yes, keratin is basically, बहुत सारे लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है कि keratin is causing damage to the hair और it is बाल आपके गिर जाएंगे या रफ हो जाएंगे। बेसिकली वो आपके बालों को रिपेयर कर रहा है। Keratin is the component of your hair, keratin and protein. So when you deposit the keratin into the hair, वो डैमेज से आपका रिपेयर हो जाता है, सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाता है। एंड उसका कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट ये है दैट इट गिव्स यू अ स्ट्रेट लुक, स्ट्रेट हेयर लुक। या और जो लोगों का मिसकंसेप्शन है कि जी ये क्या केमिकल लगा रहे हो अपने बालों में? हाँ, हर चीज में आप ये समझते हैं कि हम केमिकल यूज कर रहे हैं, चाहे वो मेकअप है चाहे वो हेयर है। नो डाउट केमिकल है, बट समटाइम्स इट इज नॉट हार्मफुल इफ यू डू इट करेक्टली। हर चीज करने का भी एक तरीका होता है। अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो आपको डैमेज ही कॉज करेगा, अगर आप सही तरीके से प्रिकॉशंस लेके करेंगे तो आपको कोई डैमेज नहीं होगा। एंड व्हाट अबाउट द हेयर डाई, हेयर कलर, हाईलाइट्स, लोलाइट्स? Obviously that is harmful, but according to the hair, आपको एज अ ब्यूटिशियन या हेयर आर्टिस्ट हम देखते हैं कि किसका बाल कितना केपेबल है, उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना डैमेज बर्दाश्त कर लेगा। तो मैं ये यहाँ बिल्कुल नहीं कहूंगी कि डैमेज नहीं होता, कुछ नहीं होता। हाँ, होता है, लेकिन उसको करने का तरीका अगर आपको सही पता है, आप उसमें ऐसी चीजें डाल रहे हैं जो डैमेज के कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, उसको साथ साथ रिपेयर करती जा रही हैं, तो आपके बालों को कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होगा। चाहे आप स्ट्रीकिंग लें, हाईलाइट्स लें, लो लाइट्स, आपका कोई बाल नहीं गिरता। ठीक है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऑब्वियसली आती होंगी, बहुत सारी खवातीन आपके पास आती होंगी। मसाइल क्या है बालों से रिलेटेड ज्यादा? हेयर फॉल। हेयर फॉल का बहुत उनको इश्यू होता है। मैं भी और एक्चुअली जो मुल्तान की वेदर कंडीशंस हैं वो एक्सट्रीम होती हैं, एंड काफी फीमेल्स को, क्योंकि मेरा वर्क फीमेल्स में ही है, तो उनको इस वजह से फेस करना पड़ता है, और उसके लिए आप प्रोटीन ट्रीटमेंट इज बेस्ट। What are the reasons वेदर से हटके? इट कैन बी एनी अदर रीजन, लाइक आपसे, हाँ, स्ट्रेस भी है, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंड देन कोई भी आपके इंटरनल चेंजेस आपकी डाइट से रिलेटेड है, किसी की भी चीज की एक्सेस, आयरन की कमी से या डेफिशिएंसी से या इंक्रीज हो जाए तो आपके बाल गिरने लग जाते हैं। बाल बहुत सेंसिटिव कंपोनेंट है ह्यूमन बॉडी का, यू हैव टू टेक केयर अबाउट इट अ लॉट। ठीक है, तो ये भी मैटर करता है ना कि आप कब कब अपने बालों को वॉश करें, ज्यादा शैम्पू तो नहीं यूज कर रहे हैं, बहुत कम ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम डेली शैम्पू करेंगे तो हमारे बाल ठीक रहेंगे। समटाइम्स आप जो एक्सपर्ट्स कहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि कम से कम आप एक दिन का गैप दें। एक दिन का गैप इसलिए दें क्योंकि जो आपकी स्कैल्प है, जो आपके रूट्स हैं, उसमें आपका एक नेचुरल ऑयल आपकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट होता है, तो आप वो आपके स्कैल्प पे अपनी तरह से काम करता होता है। आप एक दिन उसको दें रेस्ट, ताकि वो अपना वर्क कर सके। आप डेली शैम्पू करते रहेंगे तो मे बी यू विल फेस हेयर लॉस और हेयर फॉल। तो डेली शैम्पू मैं रेकमेंड नहीं करती, कम से कम एक दिन का आप गैप दें। और अगर बहुत ही ज्यादा ऑयली हेयर है तो फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब घर में हमारी दादी हो, नानी हो, अम्मा हुजूर हो, तो यही कहते हैं कि बालों का मसला, चलो बेटा फौरन से जाके तेल लगा लो। लेकिन अगर मैं किसी सैलून जाऊँ, आप ये वाला जो है ना, ये वाला प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्या किया जाए, तेल लगाएं या ये वाला प्रोडक्ट लें? असल में तेल लगाना इज गुड, इट इज अ हेल्दी एक्टिविटी फॉर द हेयर, बट इफ योर हेयर आर ऑलरेडी वेरी ऑयली एंड सिल्की, देन टू मच ऑयल, कंज्यूमिंग टू मच ऑयल इन योर स्कैल्प कैन कॉज डैमेज, इट कैन कॉज हेयर फॉल। लेकिन अगर आपके ड्राई हेयर है, यू हैव डैंड्रफ इशू, सो इट्स ओके, यू कैन डू ऑयलिंग लाइक आफ्टर 1 day 2 day, तो आप कर सकते हैं। बेसिकली रेकमेंड ये किया जाता है कि आप ट्वाइस और थ्राइस अ वीक ऑयलिंग करें, डेली ना करें। ठीक है, डेली ना करें। और जो आपने कहा कि ब्यूटिशियंस कहती हैं कि ये वाला आप यूज करें, तो बेसिकली वो ये होता है कि हमें किसी कंपनी ने प्रोडक्ट अपनी दी होती है प्रमोट करने के लिए। देखा? लेकिन किसी ब्यूटिशियन को भी ऐसी प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं करनी चाहिए जो कि क्लाइंट को सूट ना करे, या उस पे लगता है कि उस पे असर ना करे। ये नहीं कि आप कमीशन के लिए या प्रमोशन के लिए, अपने बेनिफिट के लिए क्लाइंट के बाल तबाह कर दें, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिंसियर वर्क होना चाहिए। कभी आपसे हुई है ऐसी कोई मिस्टेक? नहीं, मैं बिल्कुल। आपने ये क्या कर दिया जोया? देखिए, हर क्लाइंट जैसे डॉक्टर होता है ना, ब्यूटिशियन का रोल भी एज ए डॉक्टर होता है, क्योंकि हर क्लाइंट का बाल डिफरेंट है, स्किन डिफरेंट है। मैं जो एक को रिकमेंड कर रही हूँ वो मैं आपको नहीं कर सकती, क्योंकि यू आर डिफरेंट।
मुझे आपका बाल देखना ठीक है, है। स्किन देखनी है। अगर तो वो प्रोडक्ट आपको मुझे लगता है सूट करेगी, ये भी आप मुझे बताएंगी यूज करके। ऐसा ही है, ऐसा ही हाँ, है। तो आप सेम एक्सपेरिमेंट हर किसी पे नहीं कर हर किसी सकते। पर नहीं कर सकते। हाँ। ठीक है, हेयर स्ट्रेट करना, हेयर कर्ल करना, यानी ये हीट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, Yes. एक्सपोजर, इस पर हम अभी बात करेंगे बिकॉज ये तो रोज का मसला है। तो इस पर बात करना बड़ा जरूरी है। इसका मुझे हल चाहिए आज की आज मुझे हल चाहिए। ठीक है ना, ये मैं मजीद नहीं बर्दाश्त कर सकती। बालों से बड़ी मोहब्बत है मुझे। हाँ। तो अम्मी भी बहुत डांटती हैं। हाँ तो ये जो जी। डांट है इससे मैं बचना चाह रही हूँ, तो आपने मेरी मदद करनी है और बहुत सारी और खवातीन जिनका ये मसला है उनकी मदद करनी है। इस पर हम आते हैं। लुबना नदीम खान साहिबा की तरफ हम मूव करते हैं और हम बात कर रहे थे डाइवोर्स के केसेस और बहुत ज्यादा देखने में आ रहे हैं। वजूहात क्या? वजूहत एक तो ज़ाहिर है मसला आजकल ये ज़्यादा है कि ज़ाहिर है बेरोजगारी है, फिर वो कुछ मर्द नशा करते हैं, तशद्दुद करते हैं, इसके अलावा वही बेटियां पैदा कर दी हैं, वो उस पे आजकल बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है। इस किस्म की सारी सिचुएशन है कि यही वजूहत होती हैं उनकी। और क्या फैमिली का जो बिहेवियर होता है ससुराल वालों का खासतौर पे, वो भी होता है और बहुत सारी और भी होती हैं, लेकिन वो अब यहाँ तो नहीं बोल सकते। यहाँ नहीं बोल सकते। जी जी, प्लीज प्लीज ऐड मैं करें। चाहूंगी हाँ। कि मोस्टली खवातीन जब मर्दों से ऊपर चली या प्रोफेशनली या ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं कहीं भी फैमिली में या प्रोफेशनली, यानी उनकी एक तो social मर्द standing होती बहुत है। ज्यादा जो है ना अपने आप को कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, इंफीरियर समझने लगते हैं और वो फीमेल से लड़ना शुरू कर देते हैं, उसे मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। तो ये रीजन भी है। अब मैंने ये काफी देखी है सोसाइटी Yes, में। ये वो common होता जा रहा कॉम्प्लेक्स है। में जब चले जाते हैं तो वो औरत को इस तरह मेंटली टॉर्चर करना चाहते हैं कि वो या तो प्रोफेशन फिर छोड़ दे मैनिपुलेशन या शुरू घर हो छोड़ जाती दे। है, ट्रैप शुरू हो हाँ, जाता है। मैनिपुलेशन करते हैं मेंटली। यस। और औरत इस चीज से बहुत इफेक्ट होती है बीइंग अ फीमेल। तो मेल आप मतलब इस तरह क्यों करते हैं, मुझे ये हाँ, कभी नहीं चलो, समझ ये आया भी क्यों एक- कॉम्प्लेक्स का शिकार ये होते उनमें हैं। है, जेलसी भी बहुत ज्यादा ये उन होती लोगों है। में है ना जो ज्यादा सारी लड़कियां खवातीन ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा। हाँ। वरना उमन थोड़ा है, लेकिन जो हम जो रोज देखते हैं वो जी। दूसरा मसला है। वो दूसरा मसला है। हाँ। हम जरा दूसरे मसले पर हाँ। ओपनली बात करना चाहेंगे, मैं करना चाहूंगी और वो तमाम बातें आप तक पहुंचाना चाहूंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक जी। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं रोही एट 10 में। हमारे साथ मौजूद है ज़ोया खान, मेकअप आर्टिस्ट, द यंग टैलेंट, इमर्जिंग टैलेंट, और हमारे साथ दूसरी गेस्ट मौजूद हैं लुबना नदीम खान साहिबा, एडवोकेट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और औरत मार्च ऑर्गेनाइजर। औरत मार्च कैसी रही 2 साल से, कैसी चल रही है, फीमेल पार्टिसिपेशन के साथ साथ मेल पार्टिसिपेशन कितनी है, इन तमाम तर चीज़ों के बारे में बात हो रही थी। डिस्कशन अच्छी चल रही है और उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आए कि डाइवोर्स के केसेस में इजाफा देखने में आया है। कॉमन हो रहे हैं ये केसेस, तो इनकी वजूहात क्या हैं, बेसिक रीजंस क्या हैं और किस एज ग्रुप में ये ज्यादा है, कौन सी खवातीन के ज्यादा मसाइल हैं, घर पे जो बैठी हैं या जो इंडिपेंडेंट हैं, बाहर काम कर रही हैं। तो आप डेली बेसिस पर ये केसेस कितने कॉमन हैं, डेली बेसिस में कितने केसेस आप देख रही हैं? अगर हम किसी जज के पास जाए ना तो हमें लगेगा कि कोई 40 कम से कम इस पे होंगे। एक अगर एक जज के पास 100 केसेस हैं उसमें 40 तो इसके जरूर होंगे डाइवोर्स के। तो वो तो है, लेकिन इसकी वजूहात में बहुत सारी पढ़ी लिखी भी खवातीन इसमें शामिल हैं जो हमारी घरों में रहने वाली हैं, जो उनके भी हाउस वाइफ भी, और जो हमारा लेबर तबका है उनके यहाँ भी बहुत ज्यादा सिस्टम, क्योंकि वो उनके मसले ये हैं कि उनका मियां उनको मारता है, नशा करता है, खर्चा नहीं देता, उनके बच्चों के लिए खर्चा नहीं देता। बेटी की पैदाइश का तो बहुत कॉमन मसला है ना। बेटी के तो 2 बेटियां हो गई जी, तुमने बेटी पैदा कर दी, मैं दूसरी कर लूंगा शादी। ये सारे सिलसिले। दूसरे आजकल जो मीडिया ने तंग किया हुआ है उनको, वो समझते हैं कि हमें भी ऐसी ही चीज खातून जो टीवी पे दिखाई जा रही है हमें भी वही चाहिए, वही घर में जो है उसको तुम पहले क्यों लाए थे। लेकिन कुछ लोगों का मसला ये भी है कि जो हम टीवी पे आ रही है वो हमें नहीं चाहिए, तो तुम वैसी मत बनो। नहीं, वो भी है, लेकिन जो हमारे यंग है ना जो करना चाह रहे हैं या है, लेकिन उनका है ये मसला, उनका ये मसला मीडिया उन पे काफी असरअंदाज होता है। नहीं, वो तो सिर्फ वैसे ही जबानी घर में कहने के लिए होता है ना कि जी आप ऐसी ना बनो। अंदर तो उनका दिमाग तो उसी में चल रहा होता है। यानी ये अंदर का मसला है, ये अंदर का मसला है। ठीक हो गया। डेली बेसिस पे आपने कहा कि ये केसेस कॉमन है,
अगर 100 केसेस आ रहे हैं हाँ। तो उसमें 40 केसेस तो बिल्कुल है, एटलीस्ट होंगे, होते ये हैं बल्कि डाइवोर्स के होते हैं। हैं। और ज्यादा रीजन जो Reason- हाँ देखने में आती है वो रीजन यही वही है है जो ना आपने कि बताई। जो सारी की सारी वही रीजन है। ठीक है। ससुराल वालों का बिहेवियर है उनके साथ, और कुछ खवातीन का भी मसला होता है। अगर हम बड़े शहरों की बात करते बड़े हैं शहरों में है। तो वहाँ पर क्या रीजंस हैं? वहाँ पर भी क्या अभी भी ये रीजन पाया जाता है कि बेटी की पैदाइश एक इशू बन जाता है या एक रीजन बन जाता है डाइवोर्स का? शहरों में भी, बड़ी फैमिलीज में भी नहीं नहीं, वहाँ पे इतना बेटी का ज्यादा मसला नहीं है। वहाँ पे तो उनका ईगो का मसला होता है ना, ईगो का, कि हमसे ऊपर कि ना हमसे ऊपर ना चली जाए, हमसे कैसे आगे, इसने इसकी जॉब हमारे से बेहतर हो गई है, ये हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। ये सारे मसले उनके वहाँ पे ये हैं। तो फिर शादी के टाइम पर ये चीजें नहीं सोची जाती? नहीं, उस वक्त तो उस वक्त ये चीजें नजर नहीं आ रही होती ना, उस वक्त बाद तो। में ये चीजें बाद नजर में आती सब हैं। नजर आ जाता है कि इसका बिहेवियर सही नहीं है, ये ऐसी नहीं है, जैसी मैंने सोचा था वो नहीं है। तो जैसी मैंने ideal सोचा था वैसी नहीं है। आइडियल जो हमने सोची थी वो चीज हमें नहीं मिली। तो बहुत सारी चीजें इसमें काउंट हो जाती हैं। इसमें एक रीजन तो है नहीं, एक रीजन नहीं है, इसमें बहुत सारी बहुत सारी रीजन reasons है। हैं। जोया कुछ ऐड करना चाहेंगी? कोई पॉइंट? करती हूँ इस तरह की बेतहाशा रीजंस हैं और फीमेल को टारगेट किया जाता है और मेल्स बहुत मेंटली टॉर्चर करते हैं फीमेल। तो यूनिवर्सिटी में आप पढ़ती हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपका 3rd सेमेस्टर चल रहा है, यूनिवर्सिटी लाइफ इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम स्कूल लाइफ एंड ऑल ऑफ द अदर थिंग्स। तो आपके सामने कभी कोई ऐसा केस आया है? बहुत सारी मेरी भी अपनी क्लासमेट्स ऐसी होती थी, क्लासमेट्स जो शादीशुदा होती थी। अभी भी मेरे साथ बहुत सारी ऐसी दोस्तें हैं मेरी जो शादीशुदा हैं, मैं भी मसाइल देखती हूँ। तो आपके सामने कोई ऐसा केस आया कि आपको लगा कि दिस इज प्योर मैनिपुलेशन या एनीथिंग लाइक दैट? डेफिनेटली, इवन इन यूनिवर्सिटी, इवन मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स अगर शेयर करती हैं तो वो भी ये चीज़ें फेस कर रही हैं जो सब इन्होंने बताया है। एंड दिस इज द रियलिटी। बहुत ही हार्श रियलिटी है ये सोसाइटी की, और ये चीजें मैंने बहुत देखी हैं, ऑब्जर्व की हैं हर जगह, नॉट जस्ट इन यूनिवर्सिटी। और ये तमाम चीजें जो हमारे इर्द गिर्द नेगेटिव चीजें हो रही हैं, इसका खासा इम्पैक्ट होता है हमारे माइंड्स पे कि हम कहते हैं कि हमने शादी ही नहीं करनी, बिकॉज ऑफ ऑल दैट इज हैपनिंग जनरेशन, स्पेशली हाँ। फीमेल्स आर स्केयर्ड कि भाई हमें करनी ही डर, नहीं है, डर। हम इंडिपेंडेंट हो जाएं। हाँ। और लेकिन ये भी बड़ा एक स्टिग्मा बना दिया गया है, एक नेगेटिव चीज के तौर पे कंसिडर किया जाने लगा कि तुमने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट क्यों होना व्हेन योर मैन इज देयर? आपका हस्बैंड कमा रहा है तो व्हाई डू यू हैव टू हाँ, अर्न? बहुत सारे पेरेंट्स भी, इवन फैमिलीज ये कहती हैं कि आपने करनी तो शादी ही है ना, हाँ। आप अभी क्यों इतना वो खुद को एलिवेट कर रही हाँ। हैं, आगे क्यों जा रही हैं, करनी तो आपने शादी ही है। मुझे तो वैसे ऑनेस्टली मैं एक बात बताऊं, मुझे तो इस बात पे भी मसला होता है कि अब्बू वो ना मैंने अपने दोस्तों के साथ जाना है, जी अपने शौहर के साथ जाना, हाँ। शादी के बाद जाना, तो अभी क्यों ना जाऊं? ये बहुत हमारी ये घर भी society- हमारा नहीं है, वो घर भी हमारा नहीं है, तो कौन सा घर हमारा है? डेफिनेटली फीमेल को ना बहुत ज्यादा वो किया जाता है इस मामले में। आपके ज़हन में भी क्या- ऐसे कोई हाँ, सवाल होंगे ना? फ्रीडम आपको दी जाती है तो उस पे भी क्वेश्चंस हैं, और इंडिपेंडेंट भी किया जा रहा है तो उस पे भी क्वेश्चंस हैं। हर चीज पे आपने एक वुमेन को ना क्वेश्चनेबल कैरेक्टर बना दिया है, और सवालिया आप- निशान तो आप हर लोगों लोगों ने रहेगा। बनाए हैं। हाँ। तो आप लोग उसको अगर फ्री हैं तो भी उस पे सवाल हैं, फ्री नहीं है तो भी उसको टॉन्ट्स किए जाते हैं कि ऐसा ही तुम है। नहीं हो, हाँ। उसको देखो वो ऐसी है, हाँ। फिर उसको आप ऐसी बनाना चाहते हैं, फिर उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी बताते हैं। तो कोई एक इमेज नहीं है उसका कि उसको कैसा होना चाहिए, हर किसी का डिफरेंट इमेज है फीमेल के बारे हाँ, में। जब हम एक सर्कल में बैठते हैं तो हम बहुत सारे लोगों को सुनते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। मैंने बहुत सारी खवातीन से ये शिकवा भी मैंने नोट किया है कि जी जब लड़के वाले आते हैं देखने तो मुझे ऐसे क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है दैट आई एम अ डेकोरेशन पीस? मैडम आप इसमें कोई बात ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये आपकी बेटी है कैसे, इसके बाल कैसे हैं? कई लोग तो ये भी कहते हैं कि कुर्बानी का जानवर देख रहे हैं या लड़की देख रहे हैं। ये इंतहाई उस लड़की के पे ज़हनी तौर पे बहुत ज्यादा तंग होती है जब उसके बिल्कुल। साथ ये होता है, और इंतहाई गलत बात। अगर आपने देखनी है तो आप किसी फंक्शन में कैसे देख लें जाके, जरूर आपने उसको पिक्चर देख लें। पिक्चर हाँ। देख लें, उसे शो पीस बना के देखना है कि कैसी है, क्या पड़ी है, किसी एज है, क्या है, सारा कुछ। ये इंतहाई बहुत गलत इक़दाम criticize है, करते बहुत हैं। ज्यादा गलत है ये। अच्छा, हम औरत मार्च की बात कर रहे थे, आपने बोला कि मेल पार्टिसिपेशन भी होती है और ज्यादा है, लोगों का इंटरेस्ट है, बच्चों का इंटरेस्ट है, नौजवान नस्ल का इंटरेस्ट है। तो मैंने तो ये भी देखा है कि मेल पे जो उस मार्च में पार्टिसिपेट करते हैं खासा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है उनको। ऐसा क्यों है? ये माइंडसेट कैसे चेंज किया जा सकता है? तो माइंडसेट चेंज करने ही तो औरत मार्च शुरू किया था ना। यही तो मसला हो रहा है। यही तो मसला हो रहा है कि उनको जैसे जैसे वक्त उनको बताते रहेंगे। ये कहते हैं ना कि एक पत्थर में पानी डालते रहो तो वो भी टूट जाता है, सुराख हो जाएगा ना उसमें। तो यही सिलसिला है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं, लोगों को बताते रहेंगे। क्योंकि आपको पता है
बताने वाले तो थोड़े लोग होते हैं ना, हाँ। उनका काम है बताना। ऐसे तो ही। अगर आहिस्ता आहिस्ता हम बताते रहेंगे लोगों को, तो जो कल उस पर तनकीद कर रहे होते हैं तो वो हो सकता है जो नेक्स्ट हम कर रहे हो उसमें वो लोग शामिल हो जाए। चाहे हम उम्मीद करते हैं कि चीजें जो है वो बेहतरी की जानिब आएंगी, क्योंकि हम बेहतरी की जानिब चलने में और आने में अपना भरपूर किरदार अदा करें, खासतौर पर यंग जनरेशन। जोया की जानिब बढ़ते हैं। प्रोग्राम के सेगमेंट का बस एंड ही चल रहा है। जोया से मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहती हूँ। सफेद बाल, सफेद बाल का कोई जो है इलाज नहीं? स्पेसिफिक इलाज नहीं, यू हैव टू कलर इट। इलाज ही नहीं है? हाँ, ओहो। क्योंकि यहाँ से आपके बाल जो निकल रहे हैं वो आपके अंदर से निकल रहे हैं। अगर वो व्हाइट हैं, वो होते नहीं है, वो व्हाइट ग्रो ही कर रहे हैं, तो फिर आपको उसको कलर करना होगा। और इसको कोई यानी हल कलर नहीं इज द है। ओनली ऑप्शन। यस, और तो जो कलर सुन भी रहे आपने हैं- सिंथेटिक यूज करना है। हाँ। इफ यू यूज चीप कलर या हाँ। कोई मेटालिक कलर आप यूज करते हैं तो उसको और नुकसान है। और रोज रोज हीट से कैसे बचा जाए, ये रोज बस आखिरी रोज सवाल हीट है। बहुत ज्यादा डैमेज करती है। जितनी लड़कियां, sadly। जितनी फीमेल्स जो डेली स्ट्रेटनर अपना यूज कर रही हैं, वो अपने बालों को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। किया क्या जाए? आप या तो कोई प्रोटेक्शन सीरम यूज करें। ओके। हाँ, उस स्ट्रेटनिंग से पहले, या पहले। आप बिल्कुल प्रोफेशनल स्ट्रेटनर ठीक यूज है। करें जो हम सैलून्स पे यूज ठीक करते है। हैं, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेटनर्स की जो प्लेट्स होती हैं जो लगी हुई होती हैं, हाँ जी, हीटिंग हाँ प्लेट्स, वो डैमेज करती हैं। और आपका हीटिंग सिस्टम भी हर स्ट्रेटनर Heating का डिफरेंट system होता है। भी सो यू damage कैन यूज अ करता है। प्रोफेशनल स्ट्रेटनर Okay। और अ हेयर प्रोटेक्शन सीरम। ओके। हीट प्रोटेक्शन हीट सीरम। प्रोटेक्शन सीरम यूज करना चाहिए। और अच्छा, जितना hair ज्यादा आप straightener। हीट करेंगी ना, एक तो आपके बालों के यहाँ स्प्लिट एंड्स होते ठीक जाएंगे, है। यहाँ से आपका बाल दो हिस्सों में होता जाएगा, एंड यू हैव टू कट इट अगेन। और फिर आपको बड़े बाल भी चाहिए, हाँ। स्ट्रेट भी चाहिए, ठीक तो वो है। आप डेली उसको डैमेज करते जा रहे हैं। ठीक है जी। पर्सनालिटी में ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ऑब्वियसली योर आउटलुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जोया, आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी क्वेश्चन थे, लेकिन वक्त चूंकि कम, लेकिन हम जरा मुलाकात करेंगे और इस पर बात करेंगे। चलते हैं आगे और अगले सेगमेंट की जानिब, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। रहे हैं रोही या 10 ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और इस वक्त सेगमेंट में जो हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है, जो पर्सनालिटी मौजूद है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, सेल्फ डिफेंस का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। और सिर्फ नौजवानों में नहीं बल्कि बच्चों में, एट अर्ली एज में, यंग एज में आप जो अवेयरनेस दे सकते हैं, जो हेल्दी एक्टिविटीज रूटीन में शामिल कर सकते हैं, वो लाइफ टाइम आपके साथ चलती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी सफदर अली, ब्लैक बेल्ट 4th डान और ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स मुल्तान पाकिस्तान। बच्चों को खास तौर पर, खुसूसी तौर पर क्लासेस देते हैं ताइक्वांडो की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बड़ा अच्छा लगता है आपको काम करता देख के और बच्चों पर फोकस करता देख के, बहुत खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आज आपको यहाँ देख के भी माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई। ये तो अक्सर आपके साथ पार्क में मुलाकात जी, होती थी। जिना पार्क में, और बच्चों के साथ आप क्लास, उनकी क्लास लेने में बहुत ज्यादा मसरूफ दिखाई देते थे। जी, जी, जी। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे, खासकर बच्चे अर्ली एज में, यंग एज में, जब वो इन एक्टिविटीज को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं। और आप जैसे लोग जो उनका शिफ्ट यहाँ पर लाते हैं, जो उन पर इस किस्म की एक्टिविटीज पे फोकस करते हैं, बहुत खुशी होती है। बिल्कुल, अभी तक बिल्कुल। आपका सफर कैसा रहा है वैसे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया। आपका बहुत और शुक्रिया, आप आपको आए। देख के बड़ी खुशी हुई दोबारा। तो मैंने 87 में क्लास शुरू की थी। 87 में? 87। ग्रेट। और मेरे टीचर जो हैं वो लाला मदर साहब हैं, जो सऊदीया में 30 साल लगा के आए और अब वापस आ गए। और जो मेरे ग्रैंड टीचर थे हमारे, वो प्रोफेसर हकीम नादर अब्बास साहब, ओके। जो उनकी माशाल्लाह। वो डेथ भी, और वो भी माशाल्लाह पीटीवी पे काम करते थे। और उनके बड़े भाई थे हैदराबाद साहब, न्यूज कास्टर थे, पंजाबी की खबरें पढ़ा करते थे उस दौर में पीटीवी पे। तो इसके अलावा मैंने अजब गुल साहब मेरे कोलीग हैं, हम लोगों ने इकट्ठे ही एक सुबह के प्रोग्राम में, मॉर्निंग प्रोग्राम में हम एक्सरसाइज करते थे पीटीवी पे। वाह। और लाइव प्रोग्राम उस टाइम चलता था वो। तो ये 3 महीने का हमारा वहाँ पे शेड्यूल था और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने काम किया तो उसमें। ये सिलसिला एक लंबे अरसे से चलता आ रहा है। लंबे अरसे से चलता आ रहा है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। डिस्ट्रिक्ट से लेके नेशनल तक जो है ना, वो हम लोगों ने टूर्नामेंट भी पार्टिसिपेशन किया, जीते, गोल्ड मेडल भी हुए। माशाल्लाह। तो फिर 96 तक अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने पार्टिसिपेशन किया, जिसमें 2 से 3 जो है ना वो नेशनल अवार्ड लिए मैंने। वेरी गुड। और नेशनल चैंपियनशिप भी विन की। और फिर उसके बाद 90 में मैं कोचिंग की तरफ भी आ गया, साथ साथ क्लब भी चलाने शुरू कर दिए मुख्तलिफ शहरों में, मुल्तान में। हाँ। इसमें कबीरवाला, खानेवाल, तलम्बा, मुजफ्फरगढ़, इधर से लिया तक,
मतलब हर जगह मेरे क्लब थे, तकरीबन कोई 25-26 के करीब जो है ना क्लब थे मेरे अंडर। 25 से 26 क्लब्स जो आपके अंडर चल रहे हैं। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे जो पाकिस्तान में है वो एनएस ताइक्वांडो मार्शल आर्ट के क्लब जितने भी हैं वो तकरीबन 150 के करीब हैं। एनएस ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स मुल्तान। जी जी, तो ये पूरे पाकिस्तान में चलते हैं। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में। हाँ जी, तो उसमें सरपरस्ती जो आजकल कर रहे हैं वो हमारे जो ग्रैंड सर थे हकीम नादराबाद साहब, उनकी वाइफ है जुल्कैफ, वो खुद भी ब्लैक बेल्ट है। ओके। और माशाल्लाह उनके सारे बच्चे ब्लैक बेल्ट है। ब्लैक बेल्ट उनके दो, एक बेटा है उनका वो भी ब्लैक बेल्ट है, 2 बेटी हैं उनकी वो भी ब्लैक बेल्ट है। हाँ जी, और एक बेटे की उनकी डेथ हो गई। तो ये चीजें जो है वो घर से शुरू होती हैं। घर से शुरू हो, और माशाल्लाह पाकिस्तान की वाइड फैमिली थी, जो हमारे ग्रैंड सर थे उनकी वाइड फैमिली थी, जो पूरी फैमिली ताइक्वांडो की तरफ। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा वक्त उन्होंने गुजारा और बहुत अच्छी पाकिस्तान में ताइक्वांडो की खिदमत की। कब आपने रियलाइज किया कि आपको कोचिंग की जाने भी आना है? मेरे टीचर उस टाइम यहीं मौजूद थे पाकिस्तान में 90 में, तो उस टाइम मैं जूनियर बेल्ट में था, रेड बेल्ट में था। तो मेरे टीचर ने मुझे कहा कि जी आपने कबीर वाले ट्रेनिंग करवानी है जाके, मुल्तान से जाके, और डेली। मुझे परेशानी तो इस टाइम में छोटा भी था, तकरीबन 12 से 13 साल मेरी एज थी, यंग एज। जी बिल्कुल। तो उस टाइम हमें जुनून था, गेम करने का बड़ा शौक था, तो मैंने हामी भर ली। मैंने कहा ठीक है। मैंने घर से पूछा, अपनी मामा से पूछा, अम्मी ने मुझे कहा कि ठीक है चले जाए। तो उस दौर में जो है ना वो क्या कहते हैं, नान एसी गाड़ियाँ, टूटी फूटी गाड़ियाँ चलती थी, उस पर सफर करना, सिंगल रोड होता था और रोज सफर करना। वहां पे मैंने ट्रेनिंग करवानी और रात को हर सूरत में मैंने वापस आना। हाँ। और ये होता था कि वहाँ पे बसें वापसी पे बड़ी कम मुश्किल से मिलती थी। और 9 बजे के बाद बड़ी मुश्किल से जाना, मुझे 12 बज जाते थे वहाँ पे ना, और मैं 12 बजे भी वापस में कितनी स्ट्रगल है, कितना जितना भी सफर है उसमें कितनी मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक जुनून था, एक शौक था बिल्कुल कि हमने कुछ करना है, मैंने कुछ करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ किया। बहुत खुशी हो रही है आप यहाँ पर मौजूद हैं। एक हेल्दी एक्टिविटी है, फिजिकल फिटनेस की बात करेंगे हम और सेल्फ डिफेंस की बात करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन बेल्ट्स क्या हैं, कितनी होती हैं, और इस हवाले से अगर आप कुछ लोगों को बताना चाहें, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनको मालूम नहीं है, तो बेल्ट्स के हवाले से क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं? हमारे ताइक्वांडो में जो है ना तकरीबन 6 बेल्ट्स हैं। 6 बेल्ट्स हैं ताइक्वांडो में, 6 बेल्ट्स हैं। और उसमें व्हाइट है, येलो है, और ग्रीन, ब्लू, रेड, और फिर ब्लैक, और फिर ब्लैक है। ब्लैक बेल्ट जो है ना आखिरी स्टेज है, उसके बाद फिर आगे डिग्री शुरू हो जाती है, जिसमें फर्स्ट डान, सेकंड डान, थर्ड, फोर्थ, 9 डान। ओके, और आप 4th डान? मैं 4th डान। तो उसमें पीरियड होता है, मतलब 3 माह का, 4 माह का, इस तरह उनके टेस्ट होते हैं बाकायदा। जो टीचर्स हमारे वो टेस्ट लेते हैं, जब वो क्लियर होते हैं तो फिर जाके उनको बेल्ट दी जाती है, साथ सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ओके। तो वो सर्टिफिकेट ये होता है कि जब जैसे जैसे बेल्ट क्लास बढ़ती है, बच्चों में कॉन्फिडेंस भी बहाल होता है, सेल्फ डिफेंस भी आता है उसमें, और वो फिर जैसे ब्लैक बेल्ट में ज्यादा पीरियड लगता है, उसमें 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। कि जब आप रेड बेल्ट होते हैं तो उसमें 1.5 साल पक्का है, मजबूती है, ताकि उसकी फाइट जो है ना वो बिल्ड हो, फाइट अच्छी हो। क्योंकि ताइक्वांडो के साथ साथ इसमें सेल्फ डिफेंस और फाइट का होना बहुत जरूरी है। जब आप किसी पार्टिसिपेशन टूर्नामेंट में करते हैं तो आपका फाइटर होना जरूरी है, ताकि आप अपने क्लब का नाम रोशन कर सके, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके, अपने क्लब का नाम रोशन कर सके। अच्छा, अगर हमने ताइक्वांडो को आसान अल्फाज में समझाना हो कि ताइक्वांडो है क्या, तो आप किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे? ताइक्वांडो आसान अल्फाज में ये है कि ये एक खाली हाथ अपना दिफा करना है। ताइक्वांडो का मतलब कोरियन खेल है, ये कोरिया का कौमी खेल है। वहाँ तो बाकायदा जो है ना इसमें स्कूल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी तक बाकायदा पीरियड पढ़ाए जाते हैं, उसमें बाकायदा कोर्स में शामिल है वो। तो हमारे यहाँ पे नहीं है, हमारे यहाँ पे कुछ स्कूलों में क्लासेस होती हैं, कुछ में नहीं होती। तो ताइक्वांडो क्या है, मैंने जैसे बताया कि ये एक सेल्फ डिफेंस भी है और खाली हाथ अपना दिफा करना, ताकि अपना दिफा भी कर सके और आप माशरती बुराइयां और अपने अंदर एक फिटनेस पैदा कर सके। ठीक है, इस सेल्फ डिफेंस के साथ साथ फिटनेस की मैं कब से बात कर रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ कि फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी। तो ताइक्वांडो का फिजिकल फिटनेस में एक्चुअली क्या किरदार है? ताइक्वांडो में मैं समझता हूँ कि हमारे ताइक्वांडो में सबसे ज्यादा फिजिकल फिटनेस पे बहुत तवज्जो पर ही गौर किया जाता है, क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं वो अपना फिजिकल फिटनेस की तरफ बहुत कम है। स्कूलों में एक्सरसाइज नहीं है, पढ़ाई
स्टडी पे इतना जोर है, हाँ इतनी जी। किताबें हैं कि बच्चे जो है ना वो परेशान है, ऐसा ही है, वालिदैन भी ऐसा ही है, परेशान है। सैडली उसकी वजह क्या है, उनके पास एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज नहीं है। तो काफी बच्चे हमारे पास, बच्चियां भी क्लास करती हैं, आपने देखा भी है माशाल्लाह। बिल्कुल। तो ये जरूरी है, फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी बहुत है जरूरी है। आजकल के दौर में बच्चियों और बच्चों के लिए। प्रायोरिटी है। और मैं वालिदैन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लाजमन अपनी बच्चियों और बच्चों को किसी न किसी क्लब में लाजमन अपने उनको फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ लेके आए। अब मुझे बचपन की एक बात याद आ रही है, जब हम स्कूल लेवल पर थे और गालिबन 4th क्लास में, 5th क्लास में और या उससे भी नीचे, तो हमारा एक प्रॉपर एक होता था, सेगमेंट होता था हमारे पूरे कोर्स में, हमारे पूरे दिन में एक टाइम पीरियड ऐसा सेट किया जाता था कि वो हमारा गेम लेसन होता था। जी, बिल्कुल। हम उसे कहते थे हमारे गेम पीरियड है। तो हम बहुत खुश हो जाते थे उस लेवल पर भी, हमारे अंदर इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि फाइनली किताबों से हटके नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, और अब हमने अपने जो गेम टीचर हैं उनके पास से जाके बहुत कुछ सीखना है। वी वुड रन और हमारी मुख्तलिफ एक्टिविटीज होंगी, गेम्स होंगी। आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें खत्म हो गई, नहीं। डिक्लाइन आ गया। अब उसमें ना जैसे अब 2 साल से जैसे कोरोना आया, कोरोना की वजह से बहुत गैप आ गया बीच में, बच्चे जो है ना वालिदैन ने निकाले नहीं है बच्चों को ना, स्कूल में एक्टिविटीज नहीं, स्कूल बंद, ठीक है, बाहर बच्चे नहीं निकले, एक्सरसाइज खत्म हो गई। हाँ जी। ठीक, आजकल जो रुझान है वो ज्यादा आ गया, पहले के अब निस्बत ज्यादा है। हो गया, अब रिवाइव कर गया है। स्कूलों में भी क्लास अगर होती है ना तो बच्चे ज्यादा शौक रखते हैं। बिल्कुल हमारे जो प्रिंसिपल हजरात हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो इस चीज को लाजमन लेके आएं। जी। नाउ वी आर कमिंग बैक टू द रिवाइवल। क्योंकि वो जब तक इसको नई स्कूलों में करवाएंगे, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बच्चों के अंदर एक जो है ना वो अपॉर्चुनिटी नहीं पैदा होगी कि जब तक वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे। एक्सरसाइज नहीं, और एक्सरसाइज जरूरी है ये। हमने कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है, हमने तो वॉक्स को ही पीछे छोड़ दिया है। इसलिए तो हम पीछे हैं, इसलिए हमारे हम पीछे हॉस्पिटल हैं। भरे हुए हैं, ग्राउंड हमारे खाली है। जिना पार्क का हाल देख लें आप आके, ऐसा ही उसका है। क्या हाल हुआ है, प्राइवेटाइजेशन उसकी खत्म हो गई है। जिनके पास ठेका था वो खत्म हो गया, अब गवर्नमेंट के अंडर आ गए, मगर गवर्नमेंट के क्या अभी तक कोई उसकी मेंटेनेंस नहीं अभी है। तक उसकी मेंटेनेंस नहीं, अभी तक उस पे काम नहीं शुरू किया काम नहीं गया। शुरू, इतना बुरा हाल है वहाँ पे कि यकीन करें क्लास करना मुश्किल होता है। ये जगह हमारा एसेट है और इनका हमें ख्याल रखना है। इंतजामिया की भी जिम्मेदारी है, साथ साथ हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम अपनी जगहों को कितना महफूज, कितना साफ रखते हैं। आपके साथ आपके स्टूडेंट्स भी आए हैं, जी, मैं जी। चाहूंगी कि प्लीज आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आए सेट पर हमारे स्टूडियो में, और आ जाए बच्चे। और हंजला नाम है जी एक का। हंजला और दूसरा मुजम्मिल। हंजला और मुजम्मिल प्लीज आ जाएं, मैं और- देखना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि लोग भी देखें। और ये मेरे क्लब के माशाल्लाह जी बड़े होनहार शागिर्द हैं। वालेकुम सलाम। प्लीज और अगर इफ यू कैन चलिए सेट। एक बैठ जाओ हाँ। और एक खड़े हो जाओ, ठीक है जी। और हंजला माशाल्लाह और- ये हंजला और मुजम्मिल। हंजला और मुजम्मिल, ठीक है जी। हंजला और मुजम्मिल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर देख के, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है जी। तो यानी कंफर्टेबल हैं। आज आपने मुझे बहुत सारी चीजें बतानी, आप रेडी हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड है ना? तो आप मुझे क्या क्या बताएंगे ताइक्वांडो के बारे में? हंजला कौन से वाले हैं? हंजला। अच्छा, पहले मुजम्मिल से शुरू कर लें, ठीक है। मुजम्मिल, पहले आप मुझे बताएं आप करते क्या हैं? मैं जयपुर चलाता हूँ, डबल साइडेड। ओके मैं रमज़ान के महीने में हमने सर ने हमें सिखाना शुरू किया था, ओके, और आधे रमज़ान में मैंने कोई डबल शुरू किया था शायद। ठीक है। अब मैं डबल से काफ़ी बेहतर चला लेता हूँ, और मैं और हंजला क्लब में नंजको में आगे चल रहे हैं सबसे। बहुत खूब। हंजला और मुजम्मिल अभी आगे चल रहे हैं, बहुत खूब। मेरे क्लब में एक बच्चा और भी लेके आना था मगर वो उससे राब्ता नहीं हुआ। और ये ओके। 3 बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे क्लब में बेस्ट ननचक्कू के बेस्ट परफॉर्मेंस रहती है बेस्ट इनकी। परफॉर्मेंस। बहुत खूब और ये माशाल्लाह। माशाल्लाह वाहिद क्लब मेरा है कि जिसमें वेपन्स की जो है ना वो प्रैक्टिस करवाई जाती है, मगर वो बहुत से क्लबों में नहीं है ऐसे। बहुत से क्लब्स में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, हाँ जी। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी हमें क्या दिखाना चाहेंगे आप? नंजको दिखा। ठीक है, आप जरा मुझे चलें जी, दिखाएं मुजम्मिल, क्या? हाँ, पहले आप फिलहाल, मुजम्मिल, फिर उसके पहले बाद आपने बताना है कि आप एक्चुअली दिखा क्या रहे हैं, क्या एक दिखा? साथ जैसे ले लो, वो ये ब्लैक रख दो, वो ले लो। ये मुजम्मिल जो है बिल्कुल रेडी है। डबल ननचक्कू है ये, इसको कहते हैं ननचक्कू, ननचक्कू, ननचक्स, ठीक है। ननचक्स। और ये वाहिद हथियार है कि ये आ गया। खाली हाथ अपना दिफा करना, खाली हाथ लड़ना। हाँ, आप आ जाओ। हाँ, ओके जी। मुजम्मिल मुजम्मिल है ना? जी जी, मुजम्मिल। मुजम्मिल, हाँ। मुजम्मिल बिल्कुल रेडी हैं। ओके जी, मुजम्मिल। चलिए शरीयत किंग स्टार्ट। वाओ, और हम गायब जो है ना वो प्रोग्राम करवाते रहते हैं ना, फंक्शन हाँ। वगैरह,
तो उसमें माशाल्लाह ये दोनों बच्चे फर्स्ट हैं और ट्रॉफी भी जीत चुके हैं क्या ये लोग। बात है, बहुत खूब। इतने एनर्जेटिक, माशाल्लाह माशाल्लाह। और माशाल्लाह ये बच्चा हिफ्ज भी कर रहा है। माशाल्लाह। हाँ जी, और स्टडी भी इसके साथ जा रही है माशाल्लाह। हम अपने व्यूवर्स को दिखा रहे हैं अपने आज के शो में, अपने सेगमेंट में। पहले तो मैं बहुत हैरान हूँ बिकॉज ये चीजें बहुत रेयर हम देखते हैं, बहुत रेयरली देखते हैं, और आज ये मैं खुद भी देख रही हूँ और आप सबको भी दिखाना चाह रही हूँ कि ये हमारे बच्चे हैं, ये कौम का मुस्तकबिल है, जो कि ना सिर्फ किताबें पढ़ते हैं और ना सिर्फ अपना कोर्स पढ़े, बल्कि मुख्तलिफ दीगर जो हेल्दी एक्टिविटीज हैं उनमें भी साथ साथ है। और अब हमारे सामने आ रहे हैं हंजला। हंजला अनदर एक्टिव स्टूडेंट। आगे आ जाओ, आगे हो जाओ बेटा, थोड़ा सा आगे हो, और बस। हाँ, यहाँ पर चलें चलिए। ओके जी, किंग ने स्टार्ट। मैं बहुत हैरान हूँ माशाल्लाह। जहाँ हैरान हूँ वहाँ बहुत खुश भी हूँ। मैंने पहले भी जो प्रोग्राम किया तो उसमें हमारे साथ बच्ची आई थी यहाँ पे ना, तो आज भी मैंने एक बच्ची से रब्ता किया मगर रब्ता नहीं हो सका उनसे। तो माशाल्लाह उसकी भी फाइट्स और किक्स माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है उनकी। अभी मैं इन्हीं बच्चों से जानूंगी कि एक्चुअली और क्या क्या होता है। स्टॉप। वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट। किंग ने बैक वापस आ जाएंगे। द डिसिप्लिन, द एनर्जी, बहुत खूबसूरत। तो बच्चों से ही मैं अभी और भी बातचीत करूंगी, देखूंगी कि बच्चे जो है वो हमें क्या क्या बताते हैं कि क्लास कैसी होती है, कब ज्वाइन किया, और फीमेल पार्टिसिपेशन, बच्चियों की पार्टिसिपेशन के बारे में अगर सफदर साहब आप बताएं, बच्चियों की कितनी स्ट्रेंथ है? अभी क्योंकि पेपर चल रहे हैं बच्चों के, कुछ छुट्टियां, मेरे ख्याल पहले फर्स्ट छुट्टी है जी आज ना, और कुछ सर्दी भी बढ़ गई है। हाँ जी, जिसकी वजह से बच्चे हमारे पास ना बड़े कम हो गए हैं आजकल, क्योंकि एक तो पेपर थे बच्चों के, फिर और मौसम बदल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है। तो अब जैसे मेरे ख्याल में कि ये मौसम चेंज हो जाएगा, कल हम ये बारिश दे दे, मौसम आज बारिश का बना हुआ है थोड़ा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो फिर मौसम काफी चेंज हो जाएगा। उसमें फिर इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि जो बच्चे हमारे पास छोड़ गए, मेरे पास तकरीबन नवंबर में 45 के करीब थे, जिसमें तकरीबन 20 के करीब फीमेल थी। 20 फीमेल? जी 20 फीमेल। उसके बाद तकरीबन 25 के करीब जो है वो बच्चे थे मेल। उसमें छोटे बच्चे 5 साल से, 4 साल से, 10 साल के, 12 साल के भी थे। वो आप मेरे ख्याल विजिट भी कर चुकी है, आपने देखा भी है? जी मैंने देखा, प्रॉपर माहौल, बिल्कुल डिसिप्लिन। तो नहीं माशाल्लाह आजकल थोड़े से बच्चे कम हैं। इंशाल्लाह जैसे ही अभी छुट्टियां हो गई बच्चे इन्हें दोबारा वापस आना शुरू कर देंगे और फिर हमारी प्रॉपर क्लास शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इन बच्चों को कैसे पता चला, इनकी अप्रोच कैसे बिल्डअप हुई कि जी हमने आप ये क्लास ज्वाइन करनी है और इस साइट पर जाना है? इनके पेरेंट्स ने आपसे कांटेक्ट किया? जी, अब उसमें ये था कि हम लोग जैसे पार्क में करते हैं, जैसे वहाँ पे मुख्तलिफ लोग आते हैं वॉक करने के लिए, तो उससे गाय बगाए हम लोग उसकी पब्लिसिटी भी करते रहते हैं। ओके। तो पंफलेट ब्रोशर वगैरह प्रिंट करवा लिए, वो गौरव में फेंकवा दिए, पैनाफ्लेक्स बनवा लगा दिए। तो ज्यादातर हमें बेनिफिट जो है ना लोगों के वॉक पे है। ओके। जब लोग वॉक करने के लिए आते हैं ना, तो वो देखते हैं कि हमारी क्लास हो रही होती है, तो फिर वो अपने बच्चे भी लेके आते हैं। बहुत खूब। क्योंकि उनको अच्छा लगता है, एक्सरसाइज होती है 1 घंटे 1.5 घंटे की। क्योंकि घर बच्चे बैठ बैठ के वैसे तंग आया, तो माँ बाप भी तंग है आजकल, कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं होती, एक्टिविटीज नहीं है बच्चों के साथ साथ माँ बाप भी खासे तंग हो जाते हैं। तो वो फिर बच्चे घंटा 1.5 घंटा वो वॉक करते हैं, वो फिर हमारे पास बच्चे छोड़ जाते हैं। घंटा या 1.5 घंटा जो है ना वो हम लोग उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। घंटा 1.5 घंटा की क्लास होती है और प्रॉपर प्रैक्टिस उसमें होती है। ठीक है, ताइक्वांडो में क्या क्या चीजें बेसिक शामिल हैं? जब कोई बिगिनर है, किसी ने अभी ज्वाइन किया है, तो उसको क्या क्या चीज सबसे पहले सिखाई जाएंगे? सबसे पहले तो बेसिक टेक्निक है, उसको हम कुछ ब्लॉक्स होते हैं वो सिखाते हैं। ओके। फिर उसके बाद किक्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, मेरी कोशिश होती है, मेरे क्लब की कोशिश ये होती है कि मैं फर्स्ट डे तकरीबन 1 महीना बच्चे को जो है ना वो एक टेक्निक पहले सिखाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं। ओके। ताकि उसके अंदर एक जो है ना वो स्टेमिना बन जाए उसका, और फिटनेस बेहतर हो जाए उसकी। तो जैसे फिर इंशाल्लाह उसके बाद ननचक्कू भी हम साथ ही सिखाना शुरू कर देते हैं। ननचक्कू हफ्ते में 1 क्लास हमारी ननचक्कू की भी होती है। ओके। और उसमें फिर हफ्ते तकरीबन पूरे वीक में 1 दिन की हमारी जो है ना बच्चों के साथ खेल कूद होता है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें फिर जैसे जैसे उसमें फाइट्स भी आ जाती हैं, फिर स्टिक भी आ जाती है, सेल्फ डिफेंस टेक्निक भी है उसमें, ये सारी चीजें सिखाई जाती है, किक्स वगैरह, फाइट, सब कुछ भी। अगर हम अभी इनको कहें तो ये करके दिखा देंगे? बिल्कुल दिखाएंगे आपको किक्स। मैं किक्स देखना चाह रही हूँ। आप किक्स देखेंगे या फाइट दिखाएं आपको उनकी? पहले हम किक से शुरू कर लें? चल ठीक है जी। चले जी, आज दोनों आ जाओ।
ननचक्कू रख दो, ननचक्कू इज अ वेरी नाइस नेम। शूज उतार दो, ननचक्कू शूज परली तरफ उतार दो वहाँ पे, शाबाश। ओके जी, शूज उतारे जा रहे हैं और रेडी हुआ जा रहा है फाइट के लिए, किक्स के लिए। हंजला और मुजम्मिल हमारे साथ दो बेस्ट बच्चे इनको कहें इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ताइक्वांडो की, तो ये बड़े अच्छे जा रहे हैं। अच्छा सफदर साहब, आप मुझे ये बताइएगा, वैसे आपको पर्सनली कैसा लगता है जब आप बच्चों को इतना एक्टिव देखते हैं अपनी क्लास में, प्रैक्टिस में? मतलब आजकल के वो ऐसे भी बच्चे हैं जो घर पर बैठे हैं जिनमें अवेयरनेस ही नहीं है कि हमने ये करना है। इस चीज को अपनी रूटीन में शामिल करके, और ये इसका आगाज कब किया जा सकता है, कब किस एज में ये शुरू किया जाए तो बेहतर होगा, और साथ साथ सेल्फ डिफेंस की कितनी जरूरत है और इसमें ताइक्वांडो का कितना रोल है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। वेरी गुड, माशाल्लाह। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और हमारे साथ मौजूद हैं समर मुनीर साहब। अगर मैं इन्हें कहूँ रेडियो, फिल्म एंड टीवी सिंगर तो गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच, व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस। थैंक यू जी, थैंक यू। एंड ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी, नो डाउट। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र जी। लवली परफॉर्मेंस। Thank लेकिन you. अगर आप ये समझ रहे कि सिर्फ यही सुनना था तो ऐसा नहीं है, अभी तो आगाज है, जी, शुरुआत है, जी, अभी जी। बहुत कुछ सुनना है। जी जी बिल्कुल सुनाएंगे। अच्छा मुझे बताएं ना, आजकल क्या चल रहा है? आजकल प्रोग्राम चल रहे हैं, बिजी बिजी चल रहे हैं? जी, बिल्कुल। इवेंट्स भी चल रहे हैं। एक नया गाना किया है मैंने अपना, ओके नए साल पे उसकी लॉन्चिंग है मेरी, ओके, सरदार नाम से है, सरदार तो नाम वो भी से। मैं आपको थोड़ा सा सुना दूंगा। जी जी आपके इस जरूर प्लेटफॉर्म पे। जरूर। तो अभी सफर सही चल रहा है? सफर बल्कि कोविड के बाद अच्छा सफर चल रहा है। वही मैं जानना चाह रही हूँ कि दोबारा से रिवाइवल है? रिवाइवल हो गया है, शोज आ रहे हैं, लोग बिजी हैं, शूटिंग चल रही हैं, मतलब कंपोजिशंस हो रही हैं, तो चल रहा है ये सारा कुछ, नए गाने चल मतलब रहे हैं। आजकल आप बिजी चल रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने एंजॉय किया गाना? मजा आया गाना सुन, मजा आया आपको? बिल्कुल मजा कुछ आया। आपको भी मौसीकी का शौक है या बस आप भी बिजी हो गए हैं? नहीं, कभी कभी गुनगुना भी लेते हैं और कभी कभी सुन भी लेते हैं। सुन भी Time लेते मिल हैं, जाता है। गुनगुना भी लेते हैं? हाँ जी। तो सिर्फ गुनगुनाते हैं या प्रॉपर गाते भी हैं? नहीं, गाता नहीं। गाते नहीं आप? नहीं। वैसे अगर हम आपसे कहें कि थोड़ा सा सुना दें, आप नहीं सुनाएंगे? नहीं, फिर गाना नहीं अच्छा सुनाऊंगा चले, आपको। कोई फेवरेट गाना ही बता दें, या किस किस्म के गाने आपको पसंद हैं? स्लो मैं म्यूजिक? ज्यादा नुसरत फतेह अली खान के ओके। या मेहदी हसन हो गया, गजलें वगैरह, वो क्या ज्यादा बात शौक है। है। तो मेरी भी बिल्कुल यही अप्रोच है, और भी बहुत सारी चीजें जाननी है, बहुत सारा कुछ सुनना है। और उन्होंने अभी बताया है कि न्यू ईयर पर नया गाना रिलीज करने जा रहे हैं और उसका नाम है सरदार, तो वो भी हम थोड़ा सा सुनेंगे और थोड़ा सा सस्पेंस हम रखेंगे। ऐसा नहीं है कि सारा गाना हम अभी आपको सुना देंगे। तो चौधरी सफदर अली साहब हमारे साथ मौजूद, ताइक्वांडो के हवाले से बात हो रही थी, अब आते हैं सर हम सेल्फ डिफेंस पे। आजकल सेल्फ डिफेंस की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। यंग एज में इसकी कुछ टेक्निक सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे टाइम में जब हम छोटे थे हमें तो पता ही नहीं कि सेल्फ डिफेंस भी कोई चीज होती है। ये तो कॉन्सेप्ट ही हमारे जहनों में अब आया है कि अपना दिफा भी करना है, तो वेपन्स के बगैर अपना दिफा करना बहुत जरूरी है। तो इस हवाले से क्या आप बताना चाहेंगे? बच्चों में इतना इंटरेस्ट? देखो, मेरे ख्याल में कि जो हालात आजकल चल रहे हैं, तो इसके लिए मेरे ख्याल सेल्फ डिफेंस सीखना बच्चियों और बच्चों के लिए बहुत जरूरी, खासतौर पे बच्चियों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर टाइम जो है ना किसी के पास भी वो वेपन हो या कुछ हो, खाली हाथ अपना दिफा किया जा सकता है। मार्शल आर्ट सीख के अपना, इसके जरिए आप अपना दिफा कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि जो बच्चियां हैं, छोटी हैं या बड़ी हैं, जो भी हैं, वो मार्शल आर्ट की तरफ आए। आपको जहां भी आपको कोई क्लब नजर आता है तो वहां पे आप एज ए आए, टेक्निक सीखें, सेल्फ डिफेंस सीखें, ताकि आप अपना दिफा कर यानी सकें। अभी भी हम सीख सकते हैं? सीख सकते हैं, बिल्कुल। इसकी कोई एज नहीं है, इसकी कोई एज नहीं। मैं अगर 45 का हूं तो मैं अगर कर रहा हूं, अभी तक मैं प्रैक्टिस करता हूं, अभी तक मेरे टीचर हैं, मुझे करवाते हैं प्रैक्टिस। उम्र की कोई कैद नहीं है, आप जिस टाइम मर्जी सीख सकते हैं, जिस टाइम आप मर्जी पढ़ सकते हैं। आप लोग पढ़ाई की जैसे कोई उम्र की कोई कैद नहीं है ना, आप जिस टाइम मर्जी पढ़ सकते हैं। आप बिल्कुल जिस मर्जी उम्र में जाके आप स्टडी कर सकते हैं। तो मार्शल आर्ट या एक्सरसाइज में, सेल्फ डिफेंस सीखने में क्या उम्र की कैद है? कोई उम्र की कैद नहीं, जिस कोई टाइम मर्जी सीख लिमिटेशन सकते हैं। नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक, ताइक्वांडो और कराटे कोई मेजर डिफरेंस? हाँ, उसमें मुख्तलिफ ममालिक के ये खेल है। ओके। कराटे जो है वो जैसे जापान है, जी जी, वहाँ का है। ओके, ठीक है। और जो ताइक्वांडो है ये कोरियन है। ताइक्वांडो में हम लोग बेल्ट से ऊपर किक्स अटैक करते हैं, ओके। और जो कराटे में है ये वो बेल्ट से नीचे किक्स जो है ना वो ज्यादा होती है, बेल्ट से नीचे। और ये ताइक्वांडो वाहिद स्टाइल है जो दुनिया में सबसे ज्यादा खेला जाता है। ओलंपिक्स में भी शामिल है,
पाकिस्तान में तमाम जितने भी डिपार्टमेंट में उसमें ताइक्वांडो शामिल है, चाहे पुलिस है, आर्मी है, एयरफोर्स है, उसमें ये गेम है। बहुत से स्कूलों में भी ट्रेनिंग करवाई जाती है, कॉलेज में इस टाइम जो है ना वो टीमें बनी हुई हैं जो हर साल तकरीबन, जैसे अभी कॉलेज ओपन हुए हैं तो जो बच्चे मैट्रिक कर लेते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज है चाहे गवर्नमेंट है। गुड। उनको इस जो है ना चाहे उसके नंबर कम है या ज्यादा है ताइक्वांडो बेस पे उनको स्कॉलरशिप मिलती है। यानी सारी जिंदगी आप इस चीज से फायदा उठा सकते हैं। कोई नुकसान नहीं है, ये वही चीज है जो हमारा भला कर सकती है। मुख्तलिफ फील्ड्स में ये हमारे काम आ सकती है। बहुत अच्छा लगा आपसे ये जान के कि बच्चियों की पार्टिसिपेशन भी अच्छी जा रही है और बहुत जरूरी है। कैसे रूटीन में इसको शामिल किया जाए? अब मैं अगर एक लड़की हूं और मैं काम भी कर रही हूं, जॉब कर रही हूं, कैसे मैं शुरुआत कैसे कर सकती हूं? देखो जी, टाइम तो निकालना पड़ता है। ठीक है, टाइम निकाल लेंगे। और मैंने अपने जहाँ इलाके में मैंने शुरू करवाया, मैंने ऐसे उसको मैनेज किया है कि मैंने तकरीबन मैं 4 बजे स्टार्ट करता हूँ और मैं 9 बजे तक क्लास करवाता हूँ। ओके। और मुख्तलिफ टाइमिंग में 1 घंटा क्लास करवाई, 1.5 घंटा क्लास करवाई, 2 घंटे की क्लास करवाई और मुख्तलिफ जगह पे, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। उनके करीब बच्चों के इलाके को देखते हुए ग्राउंड जहाँ पे मुझे अच्छा लगता है वहां पे मैं क्लब बना लेता हूँ परमिशन लेके उसकी, ताकि हमारी बच्चियों और बच्चों में ये जो है ना ताइक्वांडो या मार्शल आर्ट या फिजिकल फिटनेस और अपने दिफा के लिए ये चीजें इनको सीखें। और वालिदैन को चाहिए कि वो निकाले बच्चियों को भी निकाले। अब वो दौर नहीं रह गया कि आप कहेंगे जी हमारे बच्चियां जो है ना वो ग्राउंड में सीखेंगी, लोग क्या कहेंगे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक डिसिप्लिन होता है। हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग नहीं होते कि वहाँ पे जो है ना हुटिंग करें या कोई बदतमीजी करें। हम डिसिप्लिन होता है, बाकायदा बच्चियां हमारे पास अभी भी सीख रही हैं, ये बात नहीं है। मगर क्या है कि जो बच्चियां नहीं आ रही हैं, जो घबरा रही हैं, या वालिदैन घबराते हैं कि जी हम बच्चियों को ग्राउंड में भेजेंगे, तो ये सोचना बंद कर दें और प्लीज अपनी बच्चियों को निकालें और अपना सेल्फ डिफेंस उनको सिखाएं, ताकि वो अपना दिफा तो कर सकें जो हालात चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है। इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने की बहुत जरूरत है। समर मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद और हम जान रहे हैं इनसे कि करंटली जिंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत ये जो है ना एक दफा का जिक्र है, वो मैं आपसे जानना चाह रही थी। एक दफा का जिक्र नहीं है, ये सडनली कह सकते हैं कि गॉड गिफ्टेड हूं मैं। मेरे फादर मतलब एकेडमी थी, रिकॉर्डिंग करते थे, फिर उनके पास स्टूडेंट उनके आए, तो वो मुझे एक शौक हुआ, फंक्शन रखा उन्होंने, तो मैंने कहा जी मैं भी वहाँ पर गाऊंगा। तो मैं गया, मैंने गाया, मुझे कोई नहीं पता नहीं था, बस पहला स्टेप मैंने लिया तो मुझे लोगों ने अप्रिशिएट किया। अप्रिसिएशन जो है ना, मैं उसको कहता हूँ बहुत ज्यादा पहली सीढ़ी है आपकी। तो वो अप्रिसिएशन से फिर मैं जाने लग गया। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता वो मेरा ये रूटीन होती थी कि नया गाना अगर आया तो उसी वक्त 10 मिनट में वो गाना मैं प्ले करके खुद ही गा लेता था उसी स्केल से। तो वो मतलब करते करते आज देखिए मैं माशाल्लाह, नो डाउट बहुत बड़ी अचीवमेंट है। घर से ही आपने बहुत कुछ सीखा होगा यकीनन। जी, सीखना तो बंदा सारी जिंदगी सीखता रहता है जी, लेकिन बेसिक्स जो है वो आपने घर से सीखे, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी अपने वालिद साहब की सूरत में उनकी फॉर्म में एक इंस्टीट्यूशन मौजूद है। रेडियो पर ऑडिशन हुआ तो वहाँ मैं गया, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट इसलिए किया कि मेरी अपनी आवाज थी। मतलब उन्होंने मुझे बताया कि हमने आपको सिलेक्ट इसलिए किया क्योंकि आपकी अपनी आवाज है, कॉपी किसी को नहीं करते, इसलिए हमने आपको सिलेक्ट कर लिया। ग्रेट। फिर वहां पर मैंने अपना एक गाना गाया, इंटरनेट ते मैं गोला सरायकी में पहला गाना था। और वो सरायकी बंदा इंटरनेट ते मैं गोला तेरी मिलती नहीं ईमेल सजन ना आ पाए ना फोन आया मैं तांगा शाम से, पहला गाना था जो कि सरायकी में था और मॉडर्न म्यूजिक में था, फिटनेस स्टूडियो में किया गया था। तो वो सरायकी और मॉडर्न म्यूजिक ये चीजें आजकल ये मेरे लिए मशहूर है कि मैं सरायकी का वो कहते हैं इब्राल हकूम है, ये मुझे कहते हैं, कमेंट किया उन्होंने मुझे। वेरी गुड। मॉडर्न टच बहुत जरूरी है और सरायकी जबान में तो ये आप ही इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। अच्छा, ढोला कोई ढोला शोला तो होता ही है सरायकी में? हाँ, ढोला मेरा अपना एक गाना है, वो मैंने गाया हुआ है, वो भी मेरा, वो मैं हम जरा सुनना चाहेंगे ना। सरायकी जबान और ढोला ना हो तो ये मुमकिन नहीं। वेलकम बैक जी, एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। रोही एट 10 में हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी सफदर अली, ताइक्वांडो एक्सपर्ट। और ताइक्वांडो की जितने भी बेनिफिट्स हैं, आइदर इट इज फिजिकल फिटनेस के हवाले से या सेल्फ डिफेंस के हवाले से, तमाम तर चीजों में इसका खासा किरदार है। और अर्ली एज पर अगर इसकी शुरुआत कर दी जाए तो क्या ही बात है। और हमारे साथ दूसरे गेस्ट, बहुत ही खूबसूरत सी पर्सनैलिटी, सीम्स वेरी यंग एंड नो डाउट ही इज, हमारे साथ मौजूद है समर मुनीर साहब, रेडियो, फिल्म, एंटी
मूवी सिंगर और अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं और न्यू ईयर पर इनका सॉन्ग रिलीज होने जा रहा है सरदार के नाम से, जो कि हम सुनेंगे आपसे। सफदर साहब, आपकी जानिब वापस आते हैं। नो डाउट काम बहुत अच्छा चल रहा है, क्लासेस हो रही हैं, मुख्तलिफ क्लब्स चल रहे हैं, बहुत एक्टिवली इस पर काम हो रहा है, बच्चों की खासी पार्टिसिपेशन है। गवर्नमेंट से आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरीके से चाहते हैं कि इन चीजों को प्रमोट करना चाहिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, और कैसे ये मुमकिन है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट जितने भी हमारे पाकिस्तान में जितने भी क्लब हैं, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है जी, कि हमारे यहाँ पे कोई भी वो सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के क्लबों में जो रजिस्टर्ड क्लब है उनमें भी सपोर्ट नहीं है, उनमें भी सपोर्ट इतना फंड नहीं दिया जाता। हम अपनी जेब से जो है अपनी पॉकेट से हम फंक्शंस करवाते हैं, टूर्नामेंट्स वगैरह करवाते हैं, बच्चों के ऊपर जो अखराजात वगैरह होते हैं वो सारे हम अपने जितने भी होते हैं अपनी पॉकेट से करते हैं। ठीक है, और मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं कि प्लीज आप लोग जो है ना क्लबों में जो है ना वो उनको डोनेशन दें, उनको जनाब अप्रिशिएट करें, उनमें फंड दें, ताकि हम एक अच्छे तरीके से खिलाड़ियों को तैयार कर सकें, एक नेशनल लेवल पे उनको खिला सकें, ताकि अपने शहर का, अपने नाम, अपना जो है ना क्लब का नाम, अपने वालिदैन का नाम रोशन कर सके, ताकि इंटरनेशनल खिलाड़ी भी शहर का, अपने माँ बाप का। सेकेंडली कि मैं प्राइवेट इदारों से, प्राइवेट स्कूलों वालों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप अपने स्कूलों में जो है ना इसको लाजमन जो है ना ज्वाइन करवाएं, और ताकि बच्चे जो है ना अगर घर नहीं सीख सकते तो वो स्कूल में तो लाजमन अपनी एक्सरसाइज को जारी रखें। वहां तो 1 घंटे का पीरियड अगर हमें किसी भी इंस्ट्रक्टर को अगर कोई आता है आपके पास या आप हायर करते हैं स्कूल वाले, तो उनको एक टाइम दें, क्योंकि मैनेज करना स्कूल वाले कर सकते हैं वो अगर करना चाहें तो ताकि एक बच्चे जो है ना 1 घंटा जो है ना वो अपनी एक्सरसाइज, अपनी फिजिकल फिटनेस, अपना डिफेंस जो है ना वो कर सके। रनिंग से शुरू होता है आजकल, तो ऐसे है कि रनिंग भी बड़ा एक मुश्किल काम लग रहा होता है कि हम भागेंगे कैसे। तो काफी स्कूल ऐसे हैं क्योंकि जब एक्सरसाइज होती है, अगर रनिंग का वो ग्राउंड नहीं है तो वहां पे ऐसी जगह काफी होती है कि वहां पे हम आधे घंटे की एक्सरसाइज भी करवा लें तो वो रनिंग के बराबर ही हो जाती है। बिल्कुल, हाँ ऐसा है, बिल्कुल ये पॉइंट भी अच्छा है। इफ हाँ मैं कोट करूंगा, जी, जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त पीटी होती थी सर, एक हाँ जी, बिल्कुल मॉर्निंग में ना वो पीटी करते थे, तो उसमें एक्सरसाइज होती थी जिसमें बच्चे जरा फिट रहते थे, पता होता कि सुबह सुबह करना है। ये चीजें होनी चाहिए थी, ये दोबारा से रिवाइवल होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। जब से वो पीटी खत्म की है, एक्सरसाइज बच्चों में है नहीं है। मुझे अभी भी कुछ ना कुछ स्टेप्स याद है, लेकिन वो सब कुछ जो है वो खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच चौधरी जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, आप आए और बच्चों को भी साथ लेकर आए। बहुत कुछ हमने सीखा, बहुत कुछ हमने देखा, और प्रोग्राम का यहीं पर इख्तिताम होता है। महाजी बिन आबिद को इजाजत दें, लेकिन जाने से पहले हम आपको सुना रहे हैं एक बहुत ही गाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पहले तो आप आए, थोड़ा वक्त लेकिन अच्छा वक्त गुजरा। समर मुनीर साहब, आखिर पर प्रोग्राम के इख्तिताम पर हम आपसे गाना सुनना चाहते हैं। माजी बिन आबिद को इजाजत दें, सरदार गाना। जी। मैं चाहती हूं कि जो सॉन्ग रिलीज होने वाला है वो है क्या, कैसा है, और इसी के साथ माजी बिन आबिद को इजाजत दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफिज।